तभी स्टार्ट हुआ। डॉक्टर साहब अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ के हिंदी विभाग की ओर से मैं डॉक्टर संतोष बिश्नोई आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम एक दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार के लिए उपस्थित हैं, जिसका विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति व हिंदी में रोजगार है। मैं बिना किसी देरी किए हुए हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वो अपने आशीर्वाद वचन से हमें लाभान्वित करें। सर आप। थैंक यू डॉक्टर संतोष बिश्नोई जी। मितेंद्र, am I audible to Mitender? He is not responding. Yes, sir. Yes, sir. He is not responding. भाई कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं, इसमें उनको म्यूट क्यों नहीं करते आप? केवल स्पीकर्स को और डिपार्टमेंट के लोगों को आज की इस तरंग गोष्ठी में, जो कि हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित की गई है, सभी वक्ताओं का और सभी श्रोताओं का, प्रतिभागियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अपने महाविद्यालय की तरफ से, हिंदी विभाग की तरफ से, क्योंकि हिंदी विभाग के अध्यक्ष जो हैं उनका कुछ नेटवर्क गड़बड़ है और वो शायद इसमें नहीं जुड़ पाए हैं अभी, लगता है लेटर स्टेज पे जुड़ जाएंगे। विषय बहुत ही समसामयिक है और इसका एक हिस्सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस पर तो पूरे देश में लोगों को रूबरू कराने के लिए इससे और इसके बाद इसका क्रियान्वयन क्या हो, विद्यालय स्तर पर, उच्च विद्यालय स्तर पर, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्तर पर, तो पूरे देश में इस पर संगोष्ठियां चल रही हैं, जिससे हम आप सब लोग भी अछूते नहीं हैं। लेकिन हिंदी विभाग ने इसमें से जो एक एब्स्ट्रैक्ट निकाला है, जिसका शीर्षक दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं हिंदी में रोजगार के अवसर, क्योंकि हमें तो अपने मतलब की चीज या ऐसी चीज जो हमारे काम की है, जिससे अपने विषय को लोकप्रिय बनाया जा सकता है, जिससे विद्यार्थियों को उस विषय की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। क्योंकि आज जो जमाना है, जो इकोनॉमी दैट इज नॉलेज ड्रिवन एंड स्किल हैज बिकम करेंसी। जब तक आपको भाषा कोई भी हो, उसमें यदि महारत हासिल नहीं है, तो जब आप अपना ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी की सनद लेकर के बाजार में निकलते हैं, तो नौकरी मिलना उतना आसान नहीं होता। तो ये बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न भी कह लीजिए इसको, कि भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई, उसका पदार्पण हो गया, उस पे पूरे देश में बहुत चर्चा भी हो गई। तो हिंदी विभाग से संबंधित सभी अध्यापकों की ये चिंता रहनी चाहिए कि भी इसमें रोजगार के अवसर हिंदी में क्या है। तो इस पर विचार विमर्श करने के लिए विभाग ने जो ये एक सकारात्मक कदम उठाया है, उसके लिए मैं पूरे विभाग को, हिंदी विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस विषय में हमने 2 उपविषय भी रखे हैं। पहला उपविषय है जनसंचार माध्यम एवं सोशल मीडिया, जिस पर अपने सारगर्भित विचारों से हमें लाभान्वित करने के लिए हमारे बीच में हैं प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु कुमार अग्रवाल जी। आप अध्यक्ष हैं हिंदी अध्ययन मंडल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
और अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय मुरैना, पीजी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। एक्सीलेंस वर्ड किसी भी महाविद्यालय के साथ ऐसे ही नहीं जुड़ जाता। तो आप हमारे बीच में विद्यमान हैं और संबंधित विषय पर आप अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दूसरा उपविषय जो इस तरंगोष्ठी में रखा गया है वो है पत्रकारिता व हिंदी अनुवाद। और इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए, सभी प्रतिभागियों को लाभान्वित करने के लिए हमारे बीच में हमारे अपने हिंदी विषय में अपनी महारत रखने वाले डॉक्टर केशवदेव शर्मा जी, आप हिंदी विभागाध्यक्ष हैं गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय पलवल में, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। और मैंने आपको अब से नहीं, आपके युवा काल से इन विषयों पर बोलते हुए देखा है और सुना है। तो आप एक बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं और अपनी बात से लोगों को कैसे मनवाया जाए, कैसे समझाया जाए, कैसे कन्विंस किया जाए, उसमें आपको महारत हासिल है। तो मैं पूरे अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की तरफ से और हिंदी विभाग की तरफ से आपका भी हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिना श्रोताओं के वक्ताओं की कोई वैल्यू नहीं। किसी भी कार्यक्रम की सफलता जितना बोलने वालों पर निर्भर करती है उतना ही सुनने वालों पर भी। तो मैं जितने भी हमारे सुधी श्रोता सर जुड़े आवाज हुए हैं, नहीं आ रही है। हाँ जी। तो मैं उनका भी सभी का स्वागत करता हूं इस तरंगोष्ठी में। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, जब एनईपी 2020 की बात करते हैं तो अभी भी लोग इसको कह देते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और मुझे लगता है किसी उद्देश्य के कारण ही इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोला गया, ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यदि आप इसके कंटेंट्स को देखें और पढ़ें, इसका डॉक्यूमेंट हिंदी में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और बाकी भाषाओं में भी उपलब्ध है। तो इसकी जो आत्मा है, नई शिक्षा नीति की, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो आत्मा है उसमें राष्ट्रीयता है, उसमें भारतीयता है, उसमें जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है शिक्षा प्रदान करने का, शिक्षा लेने का, और उससे जो हमारे विद्यार्थी निकले जिन्होंने जिन ग्रंथों को रचा, जिन टेक्नोलॉजीज को विश्व को दिया, वो आज भी प्रासंगिक हैं। तो उन सब बातों का समावेश इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया। और ये जन जन की नीति है। जन जन की नीति इसलिए है कि कई लाख लोगों ने उस कंसल्टेटिव प्रोसेस में भाग लिया जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया इस फाइनल ड्राफ्ट को पब्लिश करने से पहले। तो यदि आप ये गर्व के साथ कह सकते हो कि ग्राम से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर तक सभी लोगों का कहीं ना कहीं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने में सक्रिय योगदान रहा है। और जो आमूलचूल परिवर्तन वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में, क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में हम बच्चों को डिग्री के रूप में एक सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं, जिसको मैं यदि कहूं तो वो एक पासपोर्ट की तरह है। बच्चा उसको लेके घूमता रहता है, उसको वीजा नहीं मिलता। पासपोर्ट इज ऑफ नो यूज अनलेस यू गेट द वीजा। तो जब तक आपको नौकरी ना मिले,
जब तक जो स्वामी विवेकानंद जी ने किसी समय पर कहा था कि इंटेलेक्ट एक्सपेंड ना हो, कैरेक्टर फॉर्म ना हो, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इंक्रीज ना हो और विद्यार्थी स्वावलंबी ना हो, तो यदि इस तरह के गुण विद्यार्थी में नहीं आए तो शिक्षा व्यवस्था का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है, जो राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति है, यदि उसको आप देखें तो इसमें इन सभी बातों का समावेश किया गया है। और जहां तक हिंदी की बात है तो इसकी आत्मा में ये भी कहा गया है कि आती है तो इसमें एक शब्दों में ही माँ, मातृभूमि और मातृभाषा सब कुछ कवर हो जाता है। तो जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, उसको बहुत महत्व दिया गया है। और यदि आप पूरे देश का जो परिदृश्य चल रहा है उस पर यदि अपनी नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि देश का जो माहौल बना है, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी संगोष्ठियां होती हैं, बड़े से बड़े अधिकारी, इवन प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सब हिंदी में बात करते हैं। जिनकी पकड़ है भाषा पर वो तो करते ही हैं, लेकिन यदि साउथ के अधिकारी भी आप देखें तो वो भी सफल प्रयास करते हैं बात करने का। तो कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि एक बदलाव की बयार पूरे देश में चल रही है। इसके प्रति, हिंदी के प्रति, मातृभाषा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। और यदि इसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर भी दूर नहीं हैं। लेकिन जब हम अवसर की बात करते हैं साथियों, तो अवसर कई बार ढूंढने पड़ते हैं, कई बार हथियाने पड़ते हैं और कई बार चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम सब अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, चिंतक हैं, विश्लेषक हैं और हम में से कुछ आलोचक भी होंगे। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हमें उस अवसर को ढूंढना है, हथियाना है, या जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उनको हमें अवसरों में परिवर्तित करना है। तो आज बहुत ही दो मूर्धन्य विद्वान आज हमारे बीच में हैं, प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु कुमार अग्रवाल जी के रूप में और मेरे बड़े भाई डॉक्टर केशव देव शर्मा जी के रूप में। तो मैं तो ऐसे ही कुछ जनरल बातें जो अल्प ज्ञान मुझे है उसके आधार पर आपसे कर रहा था, लेकिन इसका जो गूढ़ विषय की जो गूढ़ता है वो ये दोनों लोग हमारे साथ साझा करेंगे। तो एक बार पुनः पूरे अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की तरफ से दोनों मुख्य वक्ताओं का, इस तरंग गोष्ठी में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हिंदी विभाग को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि ऐसे काल में जहां हर आदमी दबाव में है, चिंता में है, डर से ग्रसित है, ऐसे काल में उन्होंने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। मैं समझता हूं कि 1.5-2 घंटे जितनी देर ये प्रतिभागी इससे जुड़े रहेंगे तो कम से कम जो कोरोना का भय है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देखें, चाहे वो प्रिंट मीडिया में देखें, जो हमें डरा रहा है, जिससे हम घबरा रहे हैं, उससे आप दूर रहेंगे। मन से, वचन से, कर्म से, केवल शरीर से नहीं, आप इस वेबिनार में उपस्थित रहेंगे। ऐसा ना हो कि ऑडियो भी बंद कर दें और वीडियो भी बंद कर दें, जैसा कि ऑनलाइन वेबिनार्स में एक ड्रॉबैक्स लोग बताते हैं। तो क्योंकि दोनों ही वक्ता बहुत ही उत्कृष्ट स्तर के हैं तो दोनों की बातें सुने, मैं भी साथ रहूंगा आपके इसमें। तो एक बार पुनः आप सबका आशीर्वाद और हिंदी विभाग को विशेष बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो हमारे 34 वर्षों के बाद भारत में लागू होने जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने उस विषय पर अपने विचार रखे और हमें अनुग्रहित किया। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज हमारे वक्ता के रूप में जो आए हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही देख सकते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया और जनसंचार की भूमिका बदलती है। सोशल मीडिया, इससे हर एक व्यक्ति परिचित होगा
क्योंकि ये एक ऐसा मीडिया है जो बाकी सारे मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, सबसे वो अलग है। सोशल मीडिया कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल वर्ल्ड का जो है निर्माण करता है, जिससे कि उपयोग करने वाला व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, इसका उपयोग कर जो है अपनी पहुंच दूर तक बनाता है। आज के दौर में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आज शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो पढ़ा लिखा हो और वो इन सबसे अछूता होगा। लेकिन कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे जा सकते हैं। इस विषय को और अधिक विस्तार से जानने के लिए हम मुखातिब होंगे अपने मुख्य अतिथि प्रोफेसर विष्णु कुमार अग्रवाल जी से, जो आज हमें जनसंचार माध्यम व सोशल मीडिया पर अपने वक्तव्य से लाभान्वित करेंगे। उनको माइक पर बुलाने से पहले मैं उनके विषय में संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर विष्णु कुमार अग्रवाल जी प्रोफेसर आज विगत 3 वर्ष से निरंतर जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश हिंदी अध्ययन मंडल के अध्यक्ष हैं तथा साथ ही शासकीय स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय मुरैना के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। आपने अब तक 22 पीएचडी का निर्देशन किया है, साथ ही 4 यूजीसी लघु शोध प्रोजेक्ट को भी पूर्ण किया है। आपने लगभग 100 से अधिक संगोष्ठियों में सक्रिय भागीदारी निभाई है और 30 से अधिक शोध पत्रों का लेखन कार्य भी किया है। आप स्वतंत्र लेखन में भी सक्रिय है और आपकी जो वार्ताएं है वो आकाशवाणी में भी प्रसारित हो चुकी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु गठित केंद्रीय अध्ययन मंडल में अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। सर, आपसे निवेदन है कि आप माइक पर आएंगे और अपने विचारों से हमारे सामने साझा करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु कुमार अग्रवाल जी। सर का माइक अनम्यूट है। मैं खोल देता हूँ, खोल दिया मैं। थोड़ा मुझे ये बताइए, आवाज ठीक है मेरी? थोड़ा आवाज को एडजस्ट तो नहीं करना है? आवाज ठीक आ रही है? मेरा ऑडियो ठीक आ रहा है? जी जी, आपकी आवाज साफ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम संतोष बिश्नोई जी। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए थोड़ा सा धन्यवाद कर दूं और थोड़ा सा आगाह भी कर दूं कि मैं जितना आपने बोला इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं और छोटा सा अदना सा एक व्यक्ति हूँ, थोड़ा सा हिंदी विद्दी पढ़ाता रहता हूँ। और मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी बैठे हैं, केडी शर्मा जी, केशवदेव शर्मा जी, उनका छोटा भाई हूँ। उनके मार्गदर्शन में बहुत सारा काम मैंने किया है। वही मेरे एक तरह से अभिभावक है, बड़े हैं मुझसे, अनुभवी भी है, योग्य भी ज्यादा है वो। सबसे पहले मैं इस गोष्ठी के आयोजन के लिए प्राचार्य महोदय डॉक्टर के गुप्ता साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ अवसर दिया है। मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया है। हिंदी विभाग के अध्यक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूं और मैडम संतोष जी का भी जो संचालन कर रही हैं, और डॉक्टर केडी शर्मा जी का भी जिन्होंने मुझे मौका दिया है यहाँ, और मेरे तमाम प्रतिभागी विद्वान लोग बैठे हैं इसमें। भोपाल से भी कुछ लोग जुड़े हैं जो मेरे साथ अध्ययन मंडल में काम कर रहे हैं, उनको भी मैंने ये भेज दिया था ग्रुप में, तो उनमें से कुछ लोग बैठे हैं, जैसा आप बैठे हैं मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले कुछ लोग बैठे हैं, उनको ग्रुप में डाल दिया था तो वो लोग हम भी सुनाएंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि हम लोग, मैं आपको एक छोटी सी बात साझा कर दूं कि हम लोग केंद्रीय अध्ययन मंडल मध्य प्रदेश शासन की ओर से हिंदी विषय के लिए, जिसमें प्रयोजन मूलक हिंदी भी एक रखा है। अभी नई शिक्षा नीति पे गुप्ता जी ने बड़ा प्रकाश डाला, मुझे अच्छा लगा कि इतनी उन्होंने उसका अध्ययन कर लिया है। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि ये पाठ्यक्रम बनाने का जब दायित्व दिया गया था तो हमने पूरी शिक्षा नीति को, भाषा वाले हिस्से को हमने खूब पढ़ा है और ये देखा है कि इसका मूल तत्व क्या है, वो उन्होंने रेखांकित किया, तो मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। हम लोगों को जो दायित्व मिला है वो ये है कि हम नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में उसके मूल भाव को लेते हुए कुछ नए पाठ्यक्रमों का निर्माण करें। वो विषय यहाँ नहीं है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस सत्र से मध्य प्रदेश में ये लागू हो जाएगा। हमारा पाठ्यक्रम बन चुका है, जो इस वर्ष लागू होगा वो बन चुका है, अगले वर्ष का बन रहा है।
मैं अभी भी रोज काम करता हूँ, अभी मैंने सुबह भी काम किया है। हम लोग गूगल मीट के माध्यम से बात कर रहे हैं और वहीं से सिलसिला शुरू होता है इसका सोशल मीडिया का। गूगल मीट भी अपने आप में एक सोशल मीडिया ही है। तो सबसे मैं इसको 4 भागों में बांटना चाहूंगा इस बात को। और एक बात और साझा ये मैं बीच में कर दूं, क्योंकि अपना विषय है, मैं अपने विषय पे सीमित रहूंगा। पहली बात ये है कि हमारे यहाँ हमने एक प्रश्न पत्र पूरा जनसंचार माध्यम और सोशल मीडिया पर रखा है, निर्माण कर दिया है हमने। वो उसको पढ़ाएंगे हम, और वो बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, और उसके पढ़ने से विद्यार्थियों को रोजगार की और जो भी संभावनाएं वो विकसित होंगी। हमने ऐसा उसमें लिया है उसके उद्देश्य में। तो ये विषय मेरे लिए बड़ा अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि ये विषय आपके साथ साझा करूँ जो मेरे को जानकारी है। मैं इसको 4 भागों में बांटता हूँ अपने पूरे बातचीत को। पहला ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा संबंधी प्रावधान क्या है। अभी डॉक्टर गुप्ता कह रहे थे, प्राचार्य जी, कि ये नई शिक्षा नीति नहीं है, इसका नाम एनईपी जरूर है। पिछली बार भी एनईपी थी, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो आई थी, और ये भी एनईपी है, लेकिन ये एन का मतलब वहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी था, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी। ये भी नेशनल में जो डॉक्टर ने बताया था वो ये है कि भारत की संस्कृति, भारत के पुरातन ज्ञान, पुरातन भाषाओं को, पुरातन वेदों को, शास्त्रों को, संस्कृति को, इसको केंद्र में रख करके शिक्षा नीति का ढांचा तैयार किया गया है। इसका लद्दोलबाब, इसका निष्कर्ष ये है। और उसमें भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, केवल हिंदी ही नहीं है, उसमें जितनी भी भाषाएं, उन सब भाषाओं को प्रमुखता से लिया गया है और उन पर केंद्रित किया गया है बातचीत को, शिक्षा को। मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रीय, दूसरा मैं इसमें भाग लेना चाहूंगा जनसंचार क्या है, तीसरा में सोशल मीडिया और पुराने मीडिया में अंतर क्या है, और फिर उसमें रोजगार की संभावना क्या है और सोशल मीडिया क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। इसमें भाषा संबंधी जो प्रावधान है ना, उसके सब शिक्षा नीति की जब भूमिका लिखी गई ना, उसमें कुछ उद्देश्य बताए कि हम इसको लेके क्या उद्देश्य बना रहे हैं। इसको कहते हैं ना प्रियम्बल भूमिका, जिसको कहते हैं अपन। उसमें भाषा संबंधी जो पंक्ति लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ, मैंने लिखी हुई है वो। उनको उद्देश्य में लिखा हुआ है, बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना, ये उद्देश्य है इसका, बहुभाषिकता। उन्होंने उल्लेख किया है इसमें, भारत में 197 भाषाएं समाप्त हो गई, या तो इनकी लिपि नहीं थी, या उनके बोलने वाले नहीं थे, या उनका प्रयोग करना बंद कर दिया गया था। तो उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर भाषाओं के समापन को रोकना है, वो विलुप्त हो, उससे पहले उसमें हमको कार्य कर देना चाहिए। उसमें अध्ययन अध्यापन, पढ़ना पाठन, जो भी उसके पहलू हैं, उन पर काम करना है। भाषाएं लुप्त होंगी तो हमारी संस्कृति का ही नाश होगा, है ना। उसमें पाली को, प्राकृत को, इन भाषाओं को लेकर के भी अकादमी स्थापित करने की बातचीत की गई है। अकादमी बनेंगी, शोध केंद्र बनेंगे, इस पर काम होगा। तो भाषा को लेकर के ये नीति बहुत ज्यादा स्पष्ट है और ज्यादा केंद्रित है। पहले मुझे याद है, पहले कभी कुछ नहीं कहा गया है इस बारे में, और इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला पे भी, सूत्र पर भी थोड़ा सा जोर दिया गया है। यद्यपि बीच में विवाद हुआ था, आपको याद होगा, जब ये नीति पिछले साल चर्चा में आई थी तो विवाद हो गया। हमेशा हिंदी के साथ ये दुर्भाग्य रहा कि जब भी हिंदी को थोड़ा सा महत्व मिला तो राजनीतिक कारणों से, वो अलग विषय है, बहुत सारे राजनीतिक कारण है, उस राजनीतिक कारणों से हिंदी को विरोध का सामना करना पड़ा। तो इनको क्या लगा, विरोधियों को, कि इस बार भी ये हिंदी को फोकस में ले आएंगे और दक्षिण के लोगों को उकसा करके ये उसके विरोध में खड़ा कर देते हैं। हमेशा ऐसा होता रहा है। फिर उन्होंने यही नाटक किया, तो उन्होंने इस बात को छुआ ही नहीं। एक जगह स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें क्लॉज है, जो 22वां क्लॉज है, पूरा जो 22वां अनुच्छेद है, उसमें 22.4 से लेके 22.20 तक जितने भी ये वह सब भाषा से लेकर के, भाषाओं को लेकर के, उसका शीर्षक ही इन्होंने लिखा है। क्लॉज 22 का, अनुच्छेद 22 का। तो आवाज किसी की आ रही, थोड़ा बंद कर दीजिए उसे। 22वां जो क्लॉज है, उसका शीर्षक रखा है उन्होंने, भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन। जो अभी डॉक्टर साहब गुप्ता जी कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। भारतीय भाषाओं का, भारत की कला का और संस्कृति का संवर्धन करना इसका उद्देश्य। ये पूरे 22वें अनुच्छेद में ये बात, इस नीति के 22वें पॉइंट में है ये। उसके अलग अलग बिंदु हैं, उनमें
भाषा संबंधी प्रावधान है, और मुख्य प्रावधान ये है कि 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में आज की तारीख में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं, जिसमें हिंदी एक है। उन भाषाओं को प्रोत्साहन देना है, उन भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए, अध्ययन के लिए, बढ़ावे के लिए उन पर अकादमियां गठित होनी है, और अकादमियों का जो संचालन होगा वो अंतर विषयी होगा। आपस में सब भाषाओं की अकादमियां आपस में तालमेल करेंगी, और इन भाषाओं में शोध कार्य होगा और लेखन को प्रोत्साहन दिया जाएगा, पुरस्कार की व्यवस्थाएं होंगी। ये अलग से है। 197 भाषाएं लुप्त हो गई, विदेश में बहुत सारी भाषाएं लुप्त हो गई, तो उन्होंने कहा कि भाषाओं को लुप्त होना संस्कृति का नष्ट होना माना जाता है, ऐसा इसमें लिखा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये रखा है कि भाषा पर केंद्रित किया जाए। और क्योंकि मैं भाषा का विद्यार्थी हूँ और अध्यापक हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे भाषा से बड़ा लगाव, और मैं सोचता हूँ हिंदी हमारे लिए तो बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं कि सरकार जब से आई है तब से हमें लग रहा है कि अच्छे दिन भले किसी के नहीं आए हों, लेकिन हमारी भाषा के जरूर आ गए, हिंदी के अच्छे दिन आ गए। मुझे पता है पहले केंद्र की जब बैठकें होती थी तो नाम पट्टिकाएं अंग्रेजी में होती थी, अब देवनागरी में होती है, और भले ही अंग्रेजी नीचे लिखी रहती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन देवनागरी दिखाई देती है पहले नंबर पर। मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम इतना तो परिवर्तन आया। भारत में भाषा हिंदी को महत्व नहीं मिलेगा तो किसी और भाषा को महत्व थोड़ी मिलेगा। ये भारत है, यहाँ हम अंग्रेजी को ओढ़ के बैठे हुए हैं। खैर, उसमें एक क्लॉज ये भी है कि बीएड का इस तरह का एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। अभी तक बीएड एक ही तरह से होती है कि उसमें केवल भाषा संबंधी शिक्षक तैयार हो। वो बीएड का पाठ्यक्रम केवल भाषा पर केंद्रित हो, और उससे उसका उद्देश्य क्या है? अच्छे भाषा के शिक्षक तैयार हो, और जब भाषा के अच्छे शिक्षक तैयार होंगे तो वो अच्छे बच्चों को भाषा में निपुण बना सकेंगे। ये उसका प्रमुख उद्देश्य, ये नई योजना है उसकी। तो मुझे समझता है भाषा की बात यहाँ हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण और अच्छी है। अब मैं अपने विषय पर आ जाता हूँ कि समय सीमा की मर्यादा भी रहेगी। देखिए, जनसंचार माध्यम और सोशल मीडिया, जनसंचार को अगर हम बहुत पहले देखें तो हम पाएंगे कि संचार का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान या परस्पर सूचनाओं का भेजना और प्राप्त करना। अगर बहुत पहले जाएं परंपरागत तरीके से तो हमारे यहाँ संदेश वाहक राजाओं के दरबारों में, और जो राजे महाराजे होते थे संदेश वाहक होते थे, गुप्तचर होते थे। किसी की आवाज खटक रही है, किसी का माइक खुला हुआ है, किसी की आवाज खुल रही है। हाँ, संदेश वाहक होते थे, गुप्तचर होते थे, फिर बाद में थोड़ा सा परिवर्तन आया, दूत होते थे, फिर कबूतरों ने स्थान ले लिया। कबूतर जाते थे, उनके गले में चिट्ठियां बांधी जाती, ये भी संचार के साधन थे। आप कल्पना करें कि इतने साल पहले ऐसा संचार होता था, और उसमें कई दिन लगते थे पहुंचने में। तो बाद में ये भी कहा गया, लोग जब पढ़ते हैं संचार को, अभी हमने काफी पढ़ा, तो हमें ये भी लगता है कि उस समय और पहले चले जाएं ऋषि मुनियों के जमाने में, तो नारद जी एक संचार के सबसे बड़े साधक थे। नारद जी सूचनाएं देती थी, मृत्यु लोक से इंद्रलोक तक और इंद्रलोक से दूसरे लोकों तक जाते थे, तो वो संचार के भाग थे। वो तो भी संचार की व्यवस्था ही थी, परंपरागत संचार था, बहुत पुराना संचार का साधन रहा है। समय बदला, समय के साथ फिर साधन थोड़ा सा परिवर्तित हुए, हम आधुनिक हुए, और आधुनिक हुए तो डाक व्यवस्था आ गई। हमने बाकायदा एक पोस्टल डिपार्टमेंट बना लिया, उसमें चिट्ठियां पत्र लिखे जाते थे, चिट्ठियां आ रही हैं, डाक व्यवस्था है। टेलीफोन आ गया, फिर और थोड़ा सा आधुनिक हुए, विकसित हुए, टेलीफोन आ गया, और टेलीफोन के साथ साथ फिर तार व्यवस्था आ गई, डाक के साथ एक तार आ गया, टेलीग्राम करते थे। हमें याद है, नई जनरेशन के लोग इसमें बैठेंगे तो उन्हें पता ही नहीं तार क्या होता है, टेलीग्राम क्या होता है। उसकी शब्द सीमा होती थी, यहाँ टाइप होता था, वहां जाके निकलता था, फिर डाक के माध्यम से, डाकिए के माध्यम से बढ़ता था। वो भी एक संचार का माध्यम था, वो आधुनिक ही साधन है, कोई बहुत पुराना नहीं है। मुझे याद है 25 साल 20 साल पहले तक तार और ये सब चलता था, और टेलीफोन तो अभी खत्म हुआ है कुछ साल पहले तक। इसी के साथ साथ फिर धीरे धीरे ईमेल की व्यवस्था आ गई। जब कंप्यूटर आया, कहते हैं ना 20वीं शताब्दी आई तो कंप्यूटर का युग आया, कंप्यूटर ने स्थान लिया, तो हमारे लिए कंप्यूटर साक्षरता बहुत बड़ी चीज थी। तो वहाँ ईमेल ने जन्म लिया। मुझे याद है जब मैं कंप्यूटर सीख रहा था आज से 20 साल पहले, 18 साल पहले, तो ईमेल बनाना और ईमेल की आईडी बनाना इतना टेढ़ा काम था कि सिखाने वाले ने कहा कि सब ये टेढ़ा काम है, अभी आप कंप्यूटर सीख लो 1 महीने जब बात करेंगे, है ना। आज कोई भी बच्चा तुरंत बना सकता है, 10 मिनट का काम है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आसान भी हुई है चीजें और हमारी समझ भी बढ़ी है, दोनों चीजें इसमें है। फिर हम और थोड़ा सा विकसित हुए और मॉडर्न हुए, तो पिछले 2 दशकों में
मैं विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका में तो शायद और बहुत पहले आ गया था ये, क्योंकि वहाँ तो कंप्यूटर का काम बहुत पहले चलता है। आज भी हमारे यहाँ के सुंदर पिचाई सीईओ हैं गूगल के, वो ये कहते हैं कि हम उन चीज़ों को बता ही नहीं रहे, हम किस पे काम कर रहे हैं। वो जिस पे काम कर रहे हैं, वो उसको बता ही नहीं रहे। गोपनीय है सब। वो जब खोलेंगे, जब हम बहुत पीछे चले जाएँगे। ऐसे करके वहाँ काम चल रहा होगा, लेकिन मैं भारत की बात करूँ तो पिछले 20 साल में और खास करके 15 साल में इसमें जो आधुनिक साधन आए हैं, इनको कह देना चाहिए अत्याधुनिक। ये जो साधन है, ये सारा का सारा जो विस्फोट हुआ है, ये संचार क्रांति के रूप में माना जाना चाहिए। ये संचार क्रांति है, सूचना की क्रांति भी कहते हैं इसको। सूचनाओं का आदान-प्रदान हो रहा है। अब देखिए बरसों लग जाते थे पत्र पहुँचने में। कई बार पत्र मिलते थे, डाकिया खो देता था, फिर मिल गया, पड़ा हुआ तो पहुँच गया। बड़ा मज़ा आता था, कब इतने दिन बाद पत्र मिला है। लेकिन अब सूचनाएँ कुछ सेकंड में पहुँचती हैं, ईमेल के माध्यम से पहुँचती हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुँचती हैं। इसके बहुत सारे आयाम हैं। देखिए, अभी मैं आज ही पढ़ रहा था सुबह, एक है मीम। ये रोज़गार परक है, मैं इस पे भी आगे बात करूँगा आपसे। ये पूरा का पूरा एक शब्द अभी मैंने के गुप्ता जी से लिखा, मैंने नोट कर लिया अभी इसको। मेरे लिए बड़ा नया शब्द है ये, तरंग गोष्ठी। मैं इसको वेब गोष्ठी सुन रहा हूँ इतने दिन से और वेबिनार सुन रहा हूँ इसको। और हमने अब तक मेरे ख्याल से 2-4 दर्जन वेबिनारों में भाग लिया, लेकिन तरंग गोष्ठी नया शब्द है मेरे लिए। तरंग के माध्यम से जो गोष्ठी हो रही है और अच्छा शब्द है। जैसे वर्चुअल जो वर्ल्ड है, एक शब्द है वर्चुअल वर्ल्ड, उसके लिए हम लोग आभासी जगत कह देते हैं। आभासी जगत में सेमिनार वेबिनार हो रही है, हम लोग आभासी जगत से जुड़े हुए हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में हैं अभी बैठे हैं जितने लोग। तो उसके लिए तरंग गोष्ठी जो है ना, एक नया शब्द है। और भाषा जब नए शब्दों को गढ़ती है ना, तो हमें बड़ा आनंद आता है कि नया शब्द आया है और किसी के मन से जो उपजा हुआ है, तो ये आकार लेगा। मैंने लिख लिया है, ये आकार लेगा अब शब्द आगे। देखिए उसमें फिर व्हाट्सएप है। अब इसके जितने आयाम हैं, उन आयामों पर देखिए, अब यहाँ है सोशल मीडिया। थोड़ा समझने की जरूरत है हमें। सोशल अलग है, मीडिया अलग है, संचार अलग है, जनसंचार अलग है। इनमें थोड़ा-थोड़ा मामूली सा अंतर है, थोड़ा समझ लेना ठीक रहेगा। मीडिया का काम होता है, वो एक तरफ़ा सूचनाएँ देता है, जैसे टेलीविज़न है। वो सूचनाएँ दे रहा है, आप टीवी देखते रहिए, आपको भेज थोड़ी रहे हैं इसको, आपको सुनना है। जनसंचार में होता है कि जनता आपस में कम्युनिकेशन कर रही है, आदान भी है, प्रदान भी है वहाँ पर। वहाँ केवल एक तरफ़ा नहीं है, वहाँ दो तरफ़ा है, बहुतरफ़ा है। और इसको बहुतरफ़ा बनाया सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया इसका नाम इसलिए है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, इसकी परिभाषा एक बड़े विद्वान ने दी है, मैं उस परिभाषा को पढ़ देता हूँ, मैंने लिखी है वो। सोशल मीडिया से आशय पारंपरिक संबंध के लिए अंतर्जाल या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूहों से है। यह व्यक्तियों और समुदायों के साझा सहभागी बनने का माध्यम है। बड़ी अच्छी परिभाषा इसमें ये है कि बहुत सारे समूह, समाज, ये परस्पर संबंधों को रिन्यू भी कर सकता है। व्हाट्सएप क्या करता है, फेसबुक क्या करता है, यही तो कर रहा है। हम अपने संबंधों का भी कर रहे हैं। मैं आपको एक बात साझा करूँ यहाँ। ऐसे मैं जब बहुत पहले दिल्ली में पढ़ाता था और वर्षों हो गए, मेरे ख्याल 30 एक साल 28 साल हो गए, और हम पढ़ाए हुए विद्यार्थियों को भूल गए। विद्यार्थी विदेशों में काम कर रहे हैं, बहुत-बहुत दूर काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, और कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था जब। लेकिन फेसबुक के माध्यम से 2-3 साल पहले उन्होंने मेरा नाम डाला कहीं और मुझे ढूँढ लिया, उनके फ़ोन आने शुरू, बातचीत हुई, उन्होंने बताया मेरा नाम ये है, मैं ऐसे वहाँ काम कर रहा हूँ, मैं जर्मनी में हूँ। इतना आनंद आया कि इतने साल बाद हमने खोज लिया। हम आज भी हम सब लोग अपने मोबाइल में डालते हैं, किसी का नाम अगर किसी को खोजना होता है तो उसकी फेसबुक आईडी पर ढूँढ लेते हैं। बहुत बार मिल जाता है। बहुत ऐसा कोई व्यक्ति मेरे ख्याल में बचा नहीं है जो फेसबुक पर ना हो। होगा तो बहुत कम होंगे, लेकिन अधिकांश लोग हैं। तो खोजने का तरीका है, हम खोज ले रहे हैं, संचार का माध्यम है, आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, हम कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, अपने बने हुए हैं संबंध। अब जब सोशल मीडिया आया है तो समाज में और मीडिया दोनों मिल गए और जनसंचार भी मिल गया और ये नया आकार ले गया और इसको सोशल मीडिया कह दिया गया है। अब ट्विटर पर कोई नेताजी या कोई बड़े व्यक्ति, कोई सेलिब्रिटी एक शब्द में अपनी बात रख करके, एक लाइन में, एक पंक्ति में, और चल देते हैं। और जितने उसके फॉलोवर हैं, उसको देखने वाले, चलने वाले हैं, या उसको टेलीविज़न का मीडिया भी पकड़ लेता है और उसको प्रसारित कर देता है। माने उन्होंने एक अपने मोबाइल में एक पंक्ति डाली और उनका विचार कम्युनिकेट हो गया, सब तक चला गया। ये इसकी गति है। ये जितनी ज़्यादा गति का मीडिया है, वो सोशल मीडिया है। इससे ज़्यादा गति का मीडिया ईमेल भी नहीं है। ईमेल को खोलेंगे लोग, देखेंगे, ये तो तुरंत होता है।
और इसके जितने भी आयाम है उसमें नए जुड़ते जा रहे हैं। अभी हमने जब इस पे काम किया, इस पेपर बनाया था, तो नए नए सुनने में आए। मैं कह रहा था इनको मैं जानता भी नहीं था। जैसे देखिए पॉडकास्ट है, फोरम है ना, और मीम बनाना, और जो कि फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे खूब चलता है। मैं जानता नहीं था कि ये मीम होता है। मैंने आज ही पढ़ा इसके बारे में कि मीम क्या होता है। मीम का मतलब होता है कि हमने किसी पुराने फिल्म या उससे एक चित्र ले लिया, उसमें एक टैग लाइन लगा दी, और उस टैग लाइन स्लोगन टैग लाइन हिंदी में लगा दी, अंग्रेजी में लगा दी, और उसको डाल दिया। और वो हास्य का कारण भी है, हमारे लिए हंसी का भी बनता है और व्यंग्य का भी बनता है, और एक सूचना का भी बनता है। वो सूचना भी देता है हम पर, जितने को जिनको जिनके ऊपर व्यंग्य है उनको प्रहार भी करता है। ये साहित्य का काम भी है, ये भाषा का काम भी है। भाषा व्यंजना के साथ प्रहार कर देती है, वो प्रहार करता है। ऑरकुट और लिंक्डइन, ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉगिंग, विकिपीडिया। अभी इस पॉलिसी में लिखा हुआ है, एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कि हम विकिपीडिया को इतना सशक्त बनाएंगे कि इसमें इतना कंटेंट डालेंगे, इतनी भी सामग्री डालेंगे विभिन्न विभिन्न भाषाओं की और अपनी संस्कृति और कला की, कि वो विश्व भर में दुनिया के लोगों के लिए जागरूकता का कारण बने और संस्कृति का प्रसार करे, भारत की भाषाओं का और संस्कृति का कला का प्रसार करे। विकिपीडिया को उन्होंने लिखा है, रेखांकित किया, उसमें लिखा है। तो विकिपीडिया जबकि ऐसा एक माध्यम है, आप लोग जानते हैं कि विकिपीडिया में कोई भी उसको संपादित कर सकता है, अपनी जानकारी उसमें बढ़ा सकता है। तो विकिपीडिया में सरकार बाकायदा संस्थागत रूप से ऐसा करेगी। ये नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उपलब्धि है, और ये होने वाला है आने वाले समय में। अब सोशल मीडिया की देखिए, अब यूट्यूब है, ये रोजगार के साधन कैसे इसमें। हमें भाषा को लेकर के एक बात इसमें और जोड़ दूं, समय है शायद मेरे पास अभी, कि जब से ये कंप्यूटर आया, ये अंग्रेजी में फ्रेंडली था। अंग्रेजी में काम करना, अंग्रेजी की फ़ॉन्ट के साथ, अंग्रेजी लैंग्वेज के साथ इसकी दोस्ती थी। हमारे लिए, हिंदी वालों के लिए, या तो हम रोमन में लिखें, कौन जा रहा है तो KAUN लिख दें, कौन लिख दें, है लिखना है तो HAI लिख दें, HAIN लिख दें। तो ये सब हमारे लिए बड़े दुविधा का कारण था। हम एंड्रॉयड फ़ोन में भी नहीं कर पा रहे थे, कंप्यूटर पे भी नहीं कर पा रहे थे। कंप्यूटर हमारे लिए खिलौना था, क्योंकि हम हिंदी में काम कर नहीं पाते थे। ऑनलाइन काम हो नहीं पाता था, जिसको कहते हैं ना डिजिटल वर्ल्ड। अब डिजिटल वर्ल्ड में हिंदी काम नहीं कर रही है, तो हम रोमन का सहारा ले रहे हैं, तो आधी अंग्रेजी तो होएगी रोमन का सहारा लेने से, और बड़ा असुविधाजनक स्थिति थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 10 या 12 साल में, और खास करके माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें कदम उठाया था, और उन्होंने एक व्यवस्था दी थी जो कंप्यूटर में है, इंडिक इनपुट लैंग्वेज टूल। उसको आप रोमन में लिखिए, आप HINDI लिख दीजिए, और वो हिंदी कर देता है देवनागरी में। ये इंडिक इनपुट टूल है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने चालू किया था 2003-4 में। मेरे पास था, मेरे कंप्यूटर में था। उसके बाद अब इतनी फ़ॉन्ट आ गई, इसको कहते हैं यूनिकोड फ़ॉन्ट। यूनिकोड पद्धति जो आई है, वो अलग से एक कंप्यूटर वाला लेक्चर हो सकता है, मैं चाहेंगे तो कभी दूँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसमें बात बताना, मैं सुनता भी रहता हूँ। यूनिकोड पद्धति जब से आई है, तब से हिंदी ही नहीं, भारत की अन्य भाषाओं का भी बहुत भला हो गया है। आप उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, वो भाषा उसमें यूनिकोड के माध्यम से परिवर्तित होती है। जो मोबाइल फ़ोन है एंड्रॉयड, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास है जो फ़ोन, आप सबके पास है, उसमें इतनी भाषाओं के चयन करने की सुविधा है, आप चयन कर लीजिए, आप उर्दू लिख दीजिए, आपकी फ़ारसी लिख जाएगी उसमें, आपकी पंजाबी लिख जाएगी, गुरमुखी। तो हमें ये सुविधा किसके माध्यम से मिली है? यूनिकोड के माध्यम से। ये यूनिकोड पद्धति जो है, ये गेम चेंजर है। इसने हमारे भाषाओं के और ख़ास करके हिंदी के लिए बड़ा कल्याण का काम किया है, और इसको लेकर के हम बड़े उत्साहित हैं। और आज कम से कम जो मेरे कंप्यूटर में कम से कम 12 फ़ॉन्ट हैं, जबकि मैं सुनता हूँ और ज़्यादा भी हैं, 15-20 फ़ॉन्ट हैं। यूनिकोड के इतने अच्छे-अच्छे फ़ॉन्ट हैं कि उनको आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। एक वेबसाइट है, मैं जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, हम लोग उसका रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जैन साहब को मैंने सिखाया, हमारे जैन साहब बैठे हैं, GL जैन साहब भोपाल से। वो डायरेक्ट ऑनलाइन काम करती है, उसका नाम है krutidevunicode.com। krutidevunicode.com। इसको खोलेंगे, ऑनलाइन खुल जाएगा, एक बॉक्स खुल जाएगा, आप उसमें हिंदी में टाइप करिए, हिंदी में सिंपल में, यूनिकोड में नहीं, सिंपल टाइप करना है, वो यूनिकोड में अपने आप कन्वर्ट करता है, अपने आप करता है सीधे। और उसको वहां से कॉपी करिए, कहीं भी पेस्ट कर दीजिए, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, कहीं भी वो सीधे सीधे जाता है, कहीं कोई चेंज नहीं होता, बढ़िया एकदम करता है। मैं उससे ढेरों लिखता हूँ। मेरा वेब पेज है, मेरी
उसमें मैं लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, लेख लिखता हूँ, मैं सीधे लिखता हूँ, उसमें लिखता हूँ, वहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सब यूनिकोड का चमत्कार है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन में कीबोर्ड आ गए, कितने कीबोर्ड हैं ऑफलाइन के लिए कि आप उसमें काम करेंगे सीधे रोमन टाइप टाइप करता है ना? इंडिक के साथ भी करता है और बिना इंडिक के भी डायरेक्ट भी करता है, सीधे भी करता है। तो अब जो भाषा का जो भविष्य है, वो इन सोशल मीडिया के माध्यम से और इसमें रोजगार की जो संभावना है, थोड़ी चर्चा मैं उस पे करना चाहता हूँ कि फेसबुक पर मैं देखता हूँ, इस कम से कम 1 साल के लॉकडाउन के दौरान और कोरोना के कारण देखिए कोरोना ने एक फ़ायदा बड़ा किया है हमारा, नुकसान तो सबका ही किया है, बुराइयों को तो हम सब देख ही रहे हैं, सब हाय-तौबा मची हुई है। लेकिन फ़ायदा भी इससे हुआ है, फ़ायदा कैसे हुआ है? इसने हमको एक तो आभासी वर्ल्ड में जिसको तरंग गोष्ठी कह रहे हैं हम, इससे हमें अभ्यस्त बना दिया, 1 साल से लगातार कर ही रहे हैं। अब तो कोई भी मैं पाठ्यक्रम निर्माण कर रहा हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे सदस्य जो हैं वो दूर-दूर हैं, कोई भोपाल है, कोई कहीं है, दिल्ली है, एक हिमाचल प्रदेश में है। सब लोग हम लोग गूगल मीट करते हैं या ज़ूम पे बैठक करते हैं, मीठक होती है, साझा करते हैं विचारों को उसपे स्क्रीन शेयर कर देते हैं, विचारों को सीधे-सीधे टाइप करते हैं और उसमें परिवर्तन करके एक सहमति बना लेते हैं कि ये होना चाहिए इसमें। तो सब कुछ गूगल पे हो रहा है, घर बैठ के ही हो रहा है। और चल रहा है काम, मीटिंगें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, काम चल रहा है, सरकार का खर्चा बच रहा है इससे, हमारा समय बच रहा है, हमारी आफ़त बच रही है। हमको तैयार होके भोपाल जाना पड़ता, वहाँ 8 दिन पड़े रहना पड़ता, महीने भर पड़े रहना पड़ता। हम आराम से कर रहे हैं यहाँ और ऑड आवर्स में भी कर रहे हैं, 8 बजे भी मीटिंग कर लेते हैं, जब हमारा मन होता है तो ग्रुप बना रखा है, फेसबुक उस पे व्हाट्सएप पे सूचना डाल देते हैं कि इतने बजे मीटिंग होगी, ये लिंक है उसका, तुरंत जुड़ जाते हैं लोग। तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, ये इसके फ़ायदे हैं। और इसमें हिंदी का हमारे मैं आपको शायद वो अभी स्क्रीन शेयर में नहीं कर रहा हूँ। हमने गूगल पे कभी भी कोई रोमन में बात नहीं लिखी आज तक। हमने सीधे देवनागरी में लिखी है और सीधे ग्रुप पे डालते हैं हम देवनागरी में। फटाफट लिखते हैं, बहुत तेज़ी से लिखते हैं। एक और नई चीज़ मेरे यहाँ इस मोबाइल में है, आपके मोबाइल में भी हो सकती है कि एक इसमें भाषा की सेटिंग में गया तो मैंने एक वो खुल जाता है उसपे व्हाइट बोर्ड और उसपे सीधे उँगली से लिखते हैं हम, फटाफट, फटाफट। जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे ना चॉक से, ऐसे उँगली से लिखते चले जाते हैं और वो सीधे-सीधे टाइप होता है, अपने आप होता है टाइप। और आवाज़ से तो होता ही है, ये तो आपको मालूम है कि आवाज़ से बोलते जाओ, सीधे टाइप करता है वो, हिंदी बोलो चाहे अंग्रेजी बोलो। तो ये सब आभासी दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है और इसमें भाषा के लिए, हिंदी के लिए बड़ी संभावनाएँ निहित हो गई हैं। अब देखिए इसमें रोज़गार की संभावनाएँ क्या-क्या हैं? फेसबुक पे लोगों ने इस दौरान लॉकडाउन के दौरान अपने मिठाई बनाने के, रेसिपी बनाने के, व्यंजन बनाने के, आयुर्वेद की जानकारी, योगा की जानकारी, जितना भी उसको ज्ञान है, एजुकेशन के शिक्षा के लेक्चर्स, व्याख्यान, प्रेजेंटेशन दुनिया भर के लोगों ने डाले। हमने खूब सुने। आप गूगल पे सर्च कर लो, मिल जाएगा आपको। आप सर्च कर लो भाई गूगल पे कोरोना के इफ़ेक्ट क्या है, तुरंत मिल जाएगी, उसका उपाय क्या है, तुरंत मिलेगा। आप शेयर मार्केट में कैसे बिज़नेस करना चाहते हैं, आप तुरंत डालिए, मिलेगा आपको। आपको हर क्षेत्र की जानकारी गूगल पे, फेसबुक पे उपलब्ध है और ऐसा नहीं है वो फ्री में है। आप निःशुल्क डाल रहे हैं उसको, डालने वाला निःशुल्क डालता है, लेकिन उसको विज्ञापनों के माध्यम से एक निश्चित संख्या में उसके देखने वाले होने पर पेमेंट मिलता है, जिनको यूट्यूबर भी कहते हैं। फेसबुक पे भी पैसा मिलता है, यूट्यूब पे मिलता है, इंस्टाग्राम पर मिलता है। मेरी बेटी जो है पार्ट टाइम कुछ पेंटिंग-वेंटिंग और कुछ चित्रकला बनाती है। उसका शौक है, वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे अपने डाल देती है और उसका ग्रुप है उसपे। तो कुछ लोग उसके खरीदार या प्रशंसक होते हैं, वो खरीदते भी हैं। उसको प्रचार-प्रसार भी मिलता है और कुछ शायद पैसे भी आते हैं उसको। अभी शुरुआत में है तो आमदनी हो रही है, रोज़गार मिल रहा है। और हम भाषा का प्रचार होता है। अब जैसे आज मीम का जो आया था कि मीम बनाइए और आप व्हाट्सएप पे डालिए उसके पैसे मिलते हैं, मीम बनाने के पैसे घर पे मिल रहे हैं, आप घर से बनाइए, उसमें एक लिंक दे रखा था पेपर में आज कि इस पे आप मीम बना के डालिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे। ट्विटर पे तो आप देखिए राजनीतिक पूरी चर्चाएँ हो रही हैं और सोशल मीडिया 2 काम कर रहा है, मैं केवल उसके रोज़गार वाले पक्ष पर काम बातचीत कर रहा हूँ। दूसरा काम ये भी कर रहा है कि हम जनमत संग्रह का काम भी कर रहे हैं इससे। सोशल मीडिया केवल हमारे लिए रोज़गार का साधन नहीं है और मनोरंजन का साधन नहीं है, मनोरंजन भी करता है, सामाजिक संपर्कों को बढ़ाता है, लेकिन जनमत का काम भी करता है। जनमत संग्रह जब जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है, तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है। यहाँ जनमत संग्रह होता है, सोशल मीडिया इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कोई नहीं है। इससे जनमत संग्रह खूब होता है और एक धारणा बनती है, अच्छी या बुरी जो भी है और उससे सरकारों तक आवाज़ें जाती हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन तक आवाज़ें जाती हैं, उन पर अंकुश बनाने का काम करता है।
निरंकुश नहीं रह पाते हैं वो, क्योंकि सोशल मीडिया में तत्काल बात आती है। मैं आपको एक छोटी-सी बात और साझा करूँ, अभी हम पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हो गए। पूरा परिवार 3 लोग थे, बेटी थी, मैं और पत्नी थे। घर में कोई नहीं, बाहर से सब बंद था। एक दवा डॉक्टर ने रिकमेंड कर दी, फ़ोन पे ही सब हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि ये फेविफ्लू करके एक टैबलेट लेनी है, जो कि शॉर्ट थी, बाज़ार में मिल नहीं रही थी। बड़ी मारामारी थी। हमारी बेटी के ऑफ़िस से, बैंगलोर में था उसका ऑफ़िस, उससे इन्होंने मैसेज डाला, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं। वहाँ से इस तरह से सक्रिय हुआ मैसेज सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे और कहीं से हुआ करके मेरे ख्याल है 1.5-2 घंटे में दवा हमारे घर पर थी। बैंगलोर से मैसेज चला और कहाँ-कहाँ हुआ, किसी भोपाल वाले को मिला, कहीं ग्वालियर वाले को मिला, कभी किसी को मिला। और उसमें बच्ची ने बताया कि जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं ना, उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी उस ट्वीट में एक ट्वीट शामिल किया कि इस बच्ची को कोई रिक्वायरमेंट है, इसको तत्काल पहुँचवाने की कोशिश करें भाई। ये भी था उसमें। अब देखिए कितना फ़ास्ट होता है और कितने लोग उसमें सकारात्मक रूप से जुड़ते हैं। और एक बच्चा आया हमारे घर पे दे के गया, अननोन बच्चा आया, घर पे दे के गया, ऑनलाइन वैसे लेके गया वो। अब देखिए कैसा उपयोग, तो इसकी उपयोगिता हमारे लिए है और हम हिंदी में ये सारा काम कर रहे हैं। हम हिंदी वाले हैं, क्योंकि इसमें सभी जुड़े हुए हिंदी के लोग हैं। हम हिंदी में अच्छे से काम कर सकते हैं उसमें, यूनिकोड के माध्यम से। भाषाएँ कोई भी अब बाधा नहीं है, हिंदी तो बिल्कुल बाधा नहीं है और अन्य भाषा भी बाधा नहीं है। अब इसकी थोड़ी-सी चुनौतियाँ और थोड़े-से इसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी देख लें। इसमें जो देखिए दूसरा रुख हमेशा होता है, हर पक्ष का नकारात्मक पक्ष होता है। अब नकारात्मक तो साथ में चलता ही है, ज़हर चलता है हमेशा अमृत के साथ। तो इसके दुष्प्रभाव भी हैं, लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, उसमें खराब वीडियो भी देखते हैं, खराब वीडियो डालते भी हैं, है ना? अश्लील और ये सब चीज़ें भी चलती हैं, गालियाँ भी देते हैं लोग। मैंने ट्विटर पे देखा, मैं खुद ट्विटर पे हूँ, लोग गालियाँ भी देते हैं। तो वो सब कि देखिए असुरों के साथ सुरों के साथ असुर चलते हैं हमेशा, तो वो पक्ष है, उसको मिनिमाइज़ करने की, कम करने की कोशिश हमेशा समाज करता है और सरकार भी कर रही है। अभी सोशल मीडिया को लेके आप लोग पता है वो चल रहा है सब, कि इनकी आचार संहिता बनाई जाए, एक न्यूनतम आचार संहिता होगी अनुशासन की, इसके बाद अगर कोई अनुशासन तोड़ेगा उस पे कार्रवाई होगी। ये सब चल रहा है, तो आने वाले भविष्य में इसकी जो संभावना है, मुझे लगता है कि संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं इसमें, रोज़गार के साथ-साथ भाषा को प्रचार मिल रहा है। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता था, मुझे याद आ गई कि हमारे आने वाले समय में नई शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि 2030 हमारा टारगेट है। 2030 तक हम जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उनको पालेंगे और 25 जो है ना, ये बीच में मिडल पॉइंट है। इसमें क्या होगा कि पीढ़ी नई जो अब है वो 4 साल में बड़ी होके जॉब में जाएगी। भारत के तमाम युवा आज से नहीं बरसों से जॉब के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी योग्यता के आधार पर विदेशों में नौकरी करते हैं, जाते हैं, आना-जाना बना हुआ है। भले ही वो कंपनी के लिए अंग्रेजी में काम करता है, अगर उसकी कंपनी अंग्रेजी में काम, मेरा बेटा माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, अमेरिका की कंपनी है। वो अंग्रेजी में काम करता है, अमेरिका भी जाता है, बेटी अमेरिका गई, लेकिन वो हिंदी जानती है। उसको उसका जन्म हिंदी के परिवार में हुआ है, वो समाज में हम हिंदी जानते हैं, वो वहाँ हिंदी में बात करती है। अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी करती है और अपने 10-20 तैयार कर लेती है लोग जो हिंदी जानना चाहते हैं। हर व्यक्ति को दूसरी भाषा जानने की उत्सुकता होती है, हमें भी होती है, ऐसे उनको भी होती है। तो हिंदी का तो भविष्य विश्व में भी वैसे बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि वो संकीर्णताएँ बहुत पहले चली गई, जब 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाया करते थे, तो साहब क्या हुआ? अब मनाने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता रह गई है, अपने आप हिंदी चल रही है। और जितना भी बाज़ार है, उस बाज़ार ने हिंदी की आवश्यकता को समझते हुए इसके लिए अपने प्रयास पूरी तरह कर दिए हैं। आपने देखा होगा कि एक वो आया था, रिलायंस का एक विज्ञापन चला था, उसमें लिखा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना? उसमें वाक्य तो हिंदी का है, कर लो दुनिया मुट्ठी में हिंदी की वाक्य संरचना है, लेकिन उस वो लिखा रोमन में था, KARLOMU। तो ये केवल लिपि तो बदली है, रोमन में लिखा है, चल तो हिंदी रही है ना, क्योंकि बाज़ार हिंदी में उपलब्ध है भारत में। इसलिए बाज़ार में जब बेचना है माल तो आपको हिंदी को लेना ही पड़ेगा, चाहे आप रोमन में ले लें, चाहे देवनागरी में ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमको अपनी संकीर्णताओं को छोड़ देना चाहिए कि हम पीछे पड़े रहे कि नहीं साहब देवनागरी में ही लिखो, या हम बहुत जटिल शब्द के पीछे पड़े हुए हैं, हम तो कह रहे हैं सरल शब्द ले आओ, जो सरल लगता है उसे स्वीकार कर लेंगे हम तो। भाषा का विस्तार होना चाहिए। तो मेरे ख़्याल है मैं अपनी बात साझा कर चुका हूँ, समय की सीमाओं में समाप्त करना है। डॉक्टर साहब बैठे हुए, शर्मा जी उनको सुनना है और सब प्रतिवादियों को सुनना है। बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका।
जो आपने मुझे सुना और आपने मुझे इतना मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अपनी बात साझा कर सका आपके साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद विष्णु सर। आपने बहुत ही गंभीर बात कही और कहा कि हिंदी अब सच में डिजिटल युग की आवश्यकता बन चुकी है और अब पूरी दुनिया में ग्लोबल स्तर पर वो यूनिकोड के माध्यम से एक नई पहचान बनाती जा रही है। हिंदी की गति, प्रचार-प्रसार में सोशल मीडिया की भी उतनी ही भूमिका है। आगे मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे अनुवाद पत्रकारिता में भी हिंदी की आवश्यकता रही है हमेशा। इसको वैसे पत्रकारिता का अनुवाद को पत्रकारिता साहित्य का ही एक हिस्सा माना जाता है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। पर आज अगर हम यूनिकोड देखते हैं, तो वो भी अनुवाद का ही एक हिस्सा है, जो कि हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण जो है कह सकते हैं कि एक पार्ट हो गया। अनुवाद को अगर आज हम देखें तो जीवन के एक आवश्यक अंग के रूप में हम उसे स्वीकार कर सकते हैं और इससे हम हिंदी ही नहीं, हिंदी भारत की अन्य भारतीय भाषाओं को भी इसके द्वारा अपना सकते हैं। वर्तमान में अनुवाद हमारे जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है या आइए जानते हैं इसकी पत्रकारिता और इसके अन्य स्तर पर क्या भूमिका हो सकती है। हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर केशव देव शर्मा जी से रूबरू होते हैं। उनको अपने बीच बुलाने से पहले मैं थोड़ा-सा उनके बारे में परिचय देना चाहूँगी। डॉक्टर केशव देव शर्मा जी, जो हिंदी विभाग एसडी कॉलेज पलवल हरियाणा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप पीएचडी के साथ-साथ डीलिट की उपाधि प्राप्त करता है। आप हिंदी भाषा के अप्रतिम विद्वान भी हैं। आपने अनेकों पुस्तकों का लेखन किया है, जिनमें एहसास नामक एक उपन्यास, राक्षस का अंत नामक बाल कहानी संग्रह तथा बंजारा शतक, लोकराज, पानी भर रहा है, 7 बरस सो रंग, समय बोलता है तथा संवाद आदि इनके कविता संग्रह है। इतने बड़े विद्वान आज हमारे बीच में हैं, हमें बेहद खुशी है, उनको सुनते हैं। उनके व्याख्यान का जो विषय रखा गया है, वो है पत्रकारिता व हिंदी अनुवाद। डॉक्टर केशव देव सर, प्लीज आइए और आप जो है हमें अपने विचारों से जो है लाभान्वित करें। केशव देव सर। सर का माइक और वीडियो दोनों ऑफ हो चुके हैं। जी, आवाज आ रही है मैडम? जी, जी। जी सर। सर म्यूट हो गया है और आपकी पिक्चर भी नहीं आ रही है, वीडियो ऑन नहीं है। जी, धन्यवाद मैडम। जी। आवाज में थोड़ी सा व्यवधान सा है ना? अभी भी है? स्पष्टता कम है सर। जिसका आयोजन प्रभात कॉलेज बांधवगढ़ के हिंदी विभाग द्वारा सर थोड़ी आवाज में डिस्टर्ब तो हो रहा है। क्लैरिटी नहीं है सर, एक कोई साउंड आ रही है साथ में शायद। हितेंद्र आप चेक कर लो प्लीज, किसी और किसे तो नहीं आ रही है आवाज। आ रही होगी यहाँ से तो ठीक है, करो डॉक्टर साहब, ठीक आएगा। तो सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता जी के प्रति आभार। सर की आवाज तो साफ नहीं आ रही। मैडम बोलने दीजिए, हो सकता है समय के साथ ठीक हो जाए, थोड़ा सा बोलने दीजिए। हेलो जी, अब आ रही है आवाज मैडम? आ रही है सर, चलो बोलिए। और आदरणीय प्राचार्य महोदय ने बड़े संजीदा ढंग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के व्यावहारिक पहलुओं पर अपना विचार रखे और डॉक्टर विष्णु अग्रवाल जी, क्योंकि वो इस विषय पर काम भी कर रहे हैं, उन्हें इसकी गहरी समझ है, उन्होंने भी विस्तार से अपनी बात रखी। जहां तक
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में, क्योंकि इसके पहलुओं पर कुछ बातें करते हुए हम पत्रकारिता और अनुवाद में हिंदी के भविष्य की ओर चलेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। देखिए, परिवर्तन शाश्वत नियम है। हम जिस भी व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था जब कुछ धीरे धीरे हल्की और फीकी पड़ने लगती है तो हम उससे निकल करके एक ऐसी व्यवस्था की तलाश में चलते हैं जो व्यवस्था हमें जीवंत बनाने की दिशा में काम करे। समय के अनुसार शिक्षा और उसके जो तरीके हैं वो निरंतर परिवर्तित होते रहे हैं। भारत सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी 1986 की पुरानी शिक्षा नीति चली आ रही थी उसमें थोड़ा बदलाव किया और उसमें उन पहलुओं को प्रमुखता से शामिल किया जिसमें राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय संस्कृति को प्रमुखता से स्थान मिले। देखिए, आज एक सबसे बड़ी जो सवाल खड़ा हो रहा है वो 2-3 शब्दों को लेकर के खड़ा हो रहा है। वे शब्द हैं क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, दूसरा स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास और तीसरा हो रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। इन सब को लेकर के ही एक ऐसी वातावरण तैयार किया गया शिक्षा के लिए जो शिक्षा हमें केवल पारंपरिक साधनों की ओर न ले जाकर के या पारंपरिक अध्ययन की ओर न ले जाकर के जो इनोवेशन यानी जो नवाचार जो जिसकी जरूरत आज महसूस की जा रही है, क्योंकि हमें जब विश्व के सामने प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा और मांग के हिसाब से चलना है तो हमें उन सब मूल्यों को सामने लाना होगा जिन मूल्यों से हम उसका मुकाबला भी कर सकें, उस प्रतिस्पर्धा में बराबरी भी कर सकें और बराबरी करते हुए हम अपने आप की, अपनी संस्कृति को, अपनी कला को और अपनी जीवन शैली को दुनिया के सामने उत्कृष्ट सिद्ध कर सकें। भारत सरकार या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस विश्व गुरु की बात कर रहे हैं कि भारत को अपना पुराना विश्व गुरु का स्थान पुनः प्राप्त करना है, उसके लिए कोई कल्पना का शब्द नहीं है। आप देखेंगे हमारे यहाँ बहुत समय पहले से असेसमेंट की बात आ रही थी कि क्वालिटी असेस किया जाए, गुणवत्ता को परखा जाए, गुणवत्ता की जांच की जाए। और हमारे विश्वविद्यालय इस तरह पर आप देख रहे हैं कि एक नाम की जो नेक संस्था है वो संस्था यही काम करती है। वो संस्था के दोनों पहलुओं को देखती है कि यह संस्था इंटरनल अपने डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चरल यानी ढांचागत संरचना को आगे ले जाने के लिए क्या कर रही है। इस जब ये असेसमेंट ऑफ क्वालिटी यानी गुणवत्ता के मूल्यांकन की बातें आई तो इनके जो मापदंड जब तय किए गए उन मापदंडों को तय करते समय भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रमुखता से स्थान दिया गया। आप दूसरी बात देखें कि इसमें वैल्यू एजुकेशन की बात प्रमुखता से की गई है, मूल्य आधारित शिक्षा, क्योंकि जब तक हम मूल्य आधारित शिक्षा की बात नहीं करेंगे तब तक कोई भी शिक्षा समय के साथ कदम पास नहीं कर पाती है। दूसरी बात डॉक्टर गुप्ता जी भी और अग्रवाल साहब भी संकेत कर रहे थे कि भारत आधारित शिक्षा का उद्देश्य पूरा कब होगा, जब हम अपनी विरासत के प्रति गर्व अनुभव करेंगे, कहीं भी हमारे अंदर हीनता की भावना ना आए, कहीं भी हमको ऐसा ना लगे कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। नहीं, हमसे कोई सुपीरियर नहीं है, जितना सामने वाला सुपीरियर है हम भी उससे कम सुपीरियर नहीं है। देखिए, भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। भारत के सामने जनसंख्या को शिक्षित करना सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि हमारी उच्च शिक्षा के स्तर पर जो हमारा नामांकन है, जो स्टूडेंट्स एनरोलमेंट है, वो लगभग 24 से 26% के आसपास चल रहा है। और हमने यूनेस्को ये वायदा किया हुआ है कि हम 2030 तक निश्चित तौर पर अपना नामांकन 50 से 60% के बीच पहुंचा देंगे। तो इस दिशा में भी जो शोध को प्रमुखता दी जा रही है, प्रोत्साहन नीति का गठन किया गया है और एक ऐसी सकारात्मक परिणाम के साथ चुनौतियों का सामना करने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रक्रिया में सुधारात्मक और गुणात्मक प्रयास दिखाई दें। एक प्लानिंग रोड मैप की बात की गई है कि भाई जब कोई चीज, कोई भी शिक्षा नीति या कोई भी दिशा निर्देश होता है तो वो प्लानिंग रोड मैप के साथ चलता, और वो प्लानिंग रोड मैप कैसा हो जिसमें इम्प्रूवमेंट के लिए मेंटल अप्रोच हो, क्योंकि जब तक मेंटली इम्प्रूवमेंट अप्रोच नहीं है तब तक कोई भी शिक्षा अपने उद्देश्य को पूरा सफल कर पाने में संभव नहीं हो पाती। यह बात केवल उसी के संदर्भ में नहीं है, यह बात टेक्निकल क्वालिटी की भी बात आती है।
जब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि भारत सरकार ने जब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की बात की और इस निष्कर्ष तक पहुंचे सलाह मशवरा के बाद, तो उसमें दो चीजों को प्रमुखता से कहा कि एक संकल्प और एक क्षमता। हमें संकल्पों का भी ध्यान रखना है और अपनी क्षमताओं का ध्यान रखना है। पिछले कुछ दिनों में एक नया शब्द आया है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसमें क्योंकि हम जब तक केवल प्रेशराइज करते रहेंगे, दबाव की बातें करते रहेंगे, खुलापन नहीं लाएंगे, ओपननेस नहीं लाएंगे, तब तक भी शिक्षा उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए क्लास मैनेजमेंट की बात, स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात, ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं जिन्हें हम इस संदर्भ में बातें करना बहुत जरूरी और आवश्यक समझते हैं। देखिए मित्रों, इसमें हम खाली जब बातें करते हैं कि क्या रोजगार की संभावनाएं हैं भाषा के अध्ययन के क्षेत्र में, मैं अभी पत्रकारिता की बात करूंगा, अनुवाद की बात करूंगा, लेकिन उस पर जाने से पहले हमें उन माध्यमों की ओर भी ध्यान देना है जो पिछले कुछ वर्षों में, खास तौर से हम 10-15 वर्षों की बात करते हैं, उनको छोड़ दो, आप इतने पीछे मत जाइए। आप पिछले मार्च 2020 से लेकर के जून 2021 के बीच की बात कीजिए। आज ई पाठ्यक्रम, ई क्लास, ई स्टडी, ई बोर्ड, ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि आज आप घर बैठे ही, मैं अपने घर बैठा हूँ, आप अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन हम और आप एक दूसरे के साथ विचार साझा कर रहे हैं। यह परिवर्तन गुणात्मक भी है, सुधारात्मक भी है। हम और आपको महामारी के प्रभावों से बचा रहा है, यात्राओं से बचा रहा है, एक भागदौड़ से बचा रहा है, और हम एक दूसरे के विचारों से लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसी तरह से एक वर्चुअल लैब विकसित करने की बात की गई है। वर्चुअल लैब, जैसे डॉक्टर साहब अभी आभासी बात कर रहे थे, जो प्रयोगशाला है, एक तो जहां जाकर के विद्यार्थी फिजिकली प्रेजेंट होता है और वहां जाकर के वो करता है, और एक वर्चुअल लैब की बात कि हम वर्चुअली कैसे हम आवासीय लैब तैयार करें, और उन लैबों के माध्यम से जो लोग कम साधन वाले हैं, जिन लोगों के पास समय की कमी है, कैसे वो घर बैठे ही अपनी उस प्रयोगशालाओं का लाभ ले सकें। इसी तरह से एक शैक्षिक टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया गया है जिसे हम NETF कहते हैं। ये भी उसी दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि भाषाओं वो एक दौर जा चुका है जब हम पारंपरिक कवियों को, रचनाकारों को, निबंधों को, नाटकों को पढ़ाया करते थे, क्योंकि वो अपनी जगह पर महत्ता है, वो हमारी विरासत है, हम उनको भूलेंगे नहीं, न भूल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें समय की मांग को, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चुनौतियों को ध्यान में रखना है, और अगर उन चुनौतियों के साथ हम मुकाबला नहीं करेंगे, उनको चिंतन और अवचिंतन नहीं करेंगे, तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा। हम जो विकास की जिस दौड़ में दुनिया के देशों के साथ कदमताल करना चाहते हैं, उनसे आगे निकलना चाहते हैं, उनमें अपना स्थान पाना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आप देखिए, पिछले वर्षों में ये जो कोविड महामारी आई, और केवल भारत में नहीं, दुनिया में, तो ऑनलाइन शिक्षा को इतना बढ़ावा मिला और भाषाई सॉफ्टवेयर प्रयोग की बेतहाशा वृद्धि हुई। जब भाषाई सॉफ्टवेयर सामने आए तो क्या ये रोजगार से अलग हट करके हैं? क्या इस क्षेत्र में रोजगारों की कम उपलब्धता है? हम केवल, जब अभी बात हो रही थी कि भाई बीएड के माध्यम से या उच्च शिक्षा के माध्यम से, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हमें 2 शब्दों पर खास तौर से ध्यान देना है, सृजनात्मक प्रतिभा पर और रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी हैं कि अगर मेरे अंदर नया कुछ करने की, नया कुछ सृजन करने की क्षमता हो, तो मैं अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रयोग करके मैं दूसरों से अपने आप को भिन्न दिखा सकता हूँ। अभी आप देखिए कि कुछ पारंपरिक और ऑफलाइन व्यक्तिगत शिक्षाओं की बात हो रही है। हमारे पास तमाम शिक्षा दोनों स्थिति देखिए, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन है, इंटरमीडिएट की या हायर एजुकेशन है, उन दोनों में ही जरूरतों को पूरा करने के लिए जब सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे, टेस्ट तैयार की जाएंगी, तो निश्चित है कि उनमें भाषा विदों की, भाषा वैज्ञानियों की, भाषा के अनुवादकों की, भाषा में काम करने वाले लोगों की निरंतर मांग बढ़ती चली जाएगी। 2 बातें बड़ी बार हो रही हैं, डिजिटल कंटेंट की और क्षमता निर्माण की। जब डिजिटल कंटेंट तैयार किया जाएगा तो वो चाहे भाषा कोई भी हो, चाहे वो मातृभाषा हिंदी हो, तेलुगु हो,
मलयालम हो या उर्दू हो या अरबी फारसी हो या अंग्रेजी। जब एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि उससे भी हमारे जो रोजगार के अवसर हैं वो निरंतर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में सभी भाषाओं के संरक्षण और विकास की बात की गई है। देखिए डॉक्टर साहब ने भी किया था, अग्रवाल साहब ने, कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष तौर से कोई एक भाषा का नाम नहीं लिया गया। वहाँ एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया जिसे मातृभाषा शब्द कहा गया, कि जो शिक्षा का माध्यम होगा वो मातृभाषा में होगा। लेकिन साथ में क्या कहा, बहुभाषिकता का ध्यान रखा जाएगा। बहुभाषिकता का ध्यान कैसे, कि हिंदी का व्यक्ति जब तेलुगु में बात करेगा, तेलुगु की बात करेगा या अनुवाद करना चाहेगा तो उसे वो अनुवाद तभी कर पाएगा जब उसे तेलुगु की समझ होगी। तो उससे दोनों तरफ, हिंदी से तेलुगु में और तेलुगु से हिंदी में, तो आप केवल एक ही भाषा की बात करके अपना बहुआयामी विकास नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको अपनी ऐसी पद्धति का विकास करना है जिस पद्धति में भाषा विभागों की मजबूती का रोड मैप तैयार हो। और जब भाषाई विकास की बात होगी तो चाहे हिंदी हो या भारत की अन्य भारतीय भाषाएं हो या फ्रेंच, प्राकृत, संस्कृत की जिनकी बात की जा रही है कि उनके लिए अलग से संस्थान खोले जाएंगे, वो संस्थान जब उनके लिए खुलेंगे तो प्राकृत का अनुवाद हिंदी से प्राकृत में अनुवाद कौन करेगा, हिंदी से फ्रेंच में अनुवाद कौन करेगा, फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद कौन करेगा, संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में। तो स्वाभाविक है कि दिनों दिन ये रोजगार का जो अवसर जिनको हम ढूंढ रहे हैं, हमारे अंदर जो भय पैदा किया जा रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है वो भाषा के लिए बड़ा एक संकट खड़ा कर देगी, भाषा अध्यापकों के लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। नहीं, हमारे लिए एक और नया चुनौतियां आ रही हैं और उन चुनौतियों के हिसाब से हमें अपना जो विद्यार्थी के रूप में हमारे सामने रॉ मटेरियल आ रहा है उन्हें हमने तैयार करना है। और देखिए एक दौर था जब हम शिक्षण संस्थानों में जाते थे तो वहाँ काजका रहता था या हम बार बार बात करते थे कि सा विद्या या मुक्त है, यानी विद्या क्या है, जो हमें ज्ञान देती है, जो हमें बंधनों से मुक्त करती है, जो हमें जड़ता से चेतनता की ओर ले जाती है, जो हमें पतन से विकास की ओर ले जाती है। लेकिन आज जब हम अपने विद्यार्थियों के बीच बात करते हैं, अपने भावी पीढ़ियों की बात करते हैं, तो कहते हैं कि भाई शिक्षा वो है जो अर्थोपार्जन का माध्यम बने, कमाई का साधन बने, आदमी के ज्ञान के साथ साथ उसे रोजगार परक भी बनाए। आज बहुत सारी बातें इस संदर्भ में हो रही हैं, तो ये चीजें मैंने इसलिए थोड़ी सी डिस्कशन में की कि हमारे सामने ये बहुत सारे प्रश्न हैं कि भाषा चाहे हिंदी हो या अन्य परस्पर सहयोग से ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं, समर्थन करती हैं, विकास करती हैं। और जब ये सब चीजें होंगी तो निश्चित तौर पर रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं। सवाल आता है पत्रकारिता का। पत्रकारिता का उद्देश्य 3 प्रमुख माने जाते हैं। पहला उद्देश्य माना जाता है कि वो जनता की इच्छाओं को पूरा करे। दूसरा है उन इच्छाओं को व्यक्त करे, जनता में जरूरतें हैं उनको जागृत करे। और जो तीसरा जो प्रमुख बात है, उद्देश्य है, वो है समाज को निर्भयता का वातावरण देने की दिशा में सजग करे। क्योंकि जो चौथा स्तंभ कहा गया था पत्रकारिता को यूं ही नहीं कहा गया, क्योंकि आप जानते हैं जब कार्यपालिका, न्यायपालिका और न्यायिका के बीच में जब जज की भूमिका में पत्रकारिता आती है, प्रभाष जोशी जी जो बहुत बड़े पत्रकार रहे हमारे, उन्होंने बात कही थी कि भाई जो पत्रकार की भूमिका है वो सामान्य भूमिका नहीं है, वो उन 3 बड़ी ताकतों के बीच में पत्रकार बैठा है जो तीनों ताकत दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। आजकल आप देखेंगे जो पत्रकारिता के पारंपरिक रूप थे वो फ्रीलांसर पत्रकारों ने पीछे छोड़ दिए हैं। फ्रीलांसर पत्रकार जो आए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, उन्होंने अपने अपने चैनल बना लिए हैं। और मैं समझता हूं कि जितने पारंपरिक पत्रकार जितने भारी पड़ रहे हैं, ये फ्रीलांसर पत्रकार भी उनसे कहीं भी पीछे नहीं है। तो इस तरह से चाहे वो प्रिंट मीडिया पर काम करने वाले पत्रकार हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काम करने वाले लोग हों, संवाददाता के रूप में हों, या अन्य रूपों में आप देखते हैं कई बार जो एंकरिंग है पहचान बन गई है।
आप देखिए कि जैसे ही डीएनए की बात होती है या बहसों की बात होती है तो कुछ पत्रकार अपनी पहचान बना गए हैं, और ये पत्रकार कोई अपने चेहरे के साथ उन्होंने अपनी पहचान नहीं बनाई, उन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने प्रयासों से, अपने कर्म कौशल से और जनता के बीच में उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए पहचान बनाई है। तो क्योंकि पत्रकारिता के लिए बहुत सारे शब्द आपने पढ़े होंगे, और कहा गया था कि भाई जब हमारे यहाँ कोई चीज परिवर्तन जब सहजता से आसानी से होता हुआ दिखाई ना दे, तो कहते हैं समाज में परिवर्तन और बदलाव लाने के लिए हर जगह तीर और तलवार की जरूरत नहीं होती। जो काम गोली और बम नहीं कर सकते, जो काम हथियार नहीं कर सकते, वो काम एक साधारण सा अखबार कर देता है, सामान्य सा एक सोशल मीडिया चैनल कर देता है, दूरदर्शन कर देता है। क्योंकि जहां जब तोप गोले जब तक चलाओगे तब तक पत्रकार अपनी पत्रकारिता की पैनी नजर के माध्यम से अपनी सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए अपनी जागरूकता के साथ एक वातावरण बना देता है। हमारे यहाँ कहा गया था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तलवार निकालो। है कि पत्रकारिता वह जीवन का क्षेत्र है जिसमें आप रोजगार के जितने चाहो अवसर ढूंढते चले जाओगे, कभी भी पत्रकारिता के अवसर कभी भी खत्म होने वाले नहीं। ये देखिए, आप अनुसंधान अध्यापन में देखिए, जितना मास कम्युनिकेशन का सेंटर्स हैं, वो वहाँ अध्यापन होता है कि कैसे एक अच्छा पत्रकार तैयार किया जाए, कैसे कलाकार तैयार किया जाए, कैसे एक एंकर तैयार किया जाए, कैसे एक एनालिसिस तैयार, विश्लेषक तैयार किया जाए, कैसे एक विवेचक तैयार किया जाए, कैसे एक एडिटर संपादक तैयार किया जाए। जो काम संपादक करता है वो संवाददाता नहीं कर सकता, और जो संवाददाता करता है वो संपादक नहीं कर सकता। जो एंकरिंग करता है वो ट्रांसलेटर नहीं कर सकता, और जो ट्रांसलेटर करता है वो एंकरिंग नहीं कर सकता। तो कहने का अभिप्राय है कि प्रमुख पहला कैरियर जिसे हम रोजगार के अवसर ढूंढना चाहते हैं पत्रकारिता में, हम अपनी युवा पीढ़ी को, आने वाले युवा छात्रों को हम ये समझा सकते हैं कि पत्रकार जर्नलिज्म में अनुसंधान और अध्यापन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। और अगर वो वास्तव में एक सजग पत्रकारिता के काम करना चाहते हैं, पत्रकार के रूप में काम करना चाहते हैं, तो हमें यह चीज अच्छी तरह आनी चाहिए कि आज समय की मांग क्या है, जनता हमसे क्या उम्मीद करती है, जनता क्या चाहती है। अगर दो चीज देखिए, संघर्ष और चुनौती, पत्रकारिता दोनों को साथ लेकर चलती है, चुनौतियों को लेकर भी साथ चलती है और उस मार्ग में आने वाले संघर्षों का सामना करती है। क्योंकि आप देखिए, कोई भी काम एक पक्षीय नहीं है। हम जब बहुत बहुपक्षीय बात करते हैं तो सरलताएं भी हैं, संभावनाएं भी हैं, बड़े बड़े पैकेज, आम आय के साधन भी हैं, लेकिन उतनी ही उन रास्तों की कठिनाइयां और मुसीबतें भी हैं। दूसरा क्षेत्र है प्रिंट पत्रकारिता का। प्रिंट पत्रकारिता आज थोड़ी पीछे रह गई है। इसलिए पीछे रह गई है कि जो खबर मिनटों में, सेकंडों में हमें दूरदर्शन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य जनसंचार माध्यमों, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, फ्रीलांसर पत्रकारों के माध्यम से मिनटों और सेकंडों में मिल जाती है, वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें 10 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, अगले दिन प्रातः मिल पाती है। लेकिन उसमें भी आज भी आप देख लीजिए कि जो आम विश्वसनीय पाठक है वो प्रिंट पत्रकारिता पर विश्वास करता है। जो फ्रीलांसर पत्रकारिता है, सोशल मीडिया पत्रकारिता, उसे सुनता जरूर है, उसे पढ़ता जरूर है, लेकिन विश्वास करने के लिए वो सुबह जरूर देखता है अपने विश्वसनीय अखबार को, विश्वसनीय पत्र को, चाहे वो किसी हिंदुस्तान पर निर्भर करता है, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स पर विश्वास करता है, चाहे वो दैनिक जागरण पर करता है, या आज पर करता है, या जनसत्ता पर। जब तक वो उस सोशल मीडिया पर सुनी हुई, पढ़ी हुई खबर को उस अखबार में पुष्ट नहीं कर लेता है, तब तक उसकी जो जिज्ञासा है, उसका जो विश्वास है, वो असली रूप में, विश्वास के रूप में उत्पन्न नहीं होता। तीसरा, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, तीसरा जो रूप है वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का, जिसकी हम बीच बीच में तमाम चर्चा कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम दृश्य और श्रव्य माध्यम भी कहते हैं। कि ऑडियो विजुअल जो तमाम जो रूप हमारे सामने आ रहे हैं, इसमें भी संभावना है। आप देखेंगे कि टेक्नीशियनों का अपना काम है, और जब तक मान लीजिए कोई एंकरिंग कर रहा है और टेक्नीशियन अपना काम कर रहा है उसका प्रसारण करने के लिए, और दोनों में अगर भाषाई समन्वय नहीं है, दोनों में भाषाई संयोजन नहीं है,
तो जो दोनों का जो तालमेल होकर के जो एक रूप सामने आना है, उससे वो सामने नहीं आ पाएगा। तो उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के माध्यम के क्षेत्र में भी भाषाई संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। और दिनों दिन आप देखिए, एक समय था जब हम सोचते थे कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन आज आप देखिए दिनों दिन जितनी मांग बढ़ती जा रही है उतनी ही रोजगार की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही। हम शुरू में आपसे 2-3 साल पहले जब हमसे कोई कहता था कि आप ये काम करिए, ईमेल पर काम, व्हाट्सएप पर काम करिए, गूगल मीट पर काम करिए, जूम पर काम करिए, तो हम सोचते थे हमारा काम नहीं है, अब हमारा समय जा चुका, हमारे 3-4 साल नौकरी बची, हम तो कर जाएंगे ऐसे ही। लेकिन पिछले 1 साल में हमें बाध्य कर दिया है कि आज हम उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर, जिस पर मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपकी सुन रहा हूँ, ये सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का ही तो परिणाम है। तो कहने का अभिप्राय है कि इस क्षेत्र में भी न रिपोर्टरों की, लेखकों की, संपादकों की, अनुसंधानकर्ताओं की, संवाददाताओं की, अध्यापकों की। देखिए, अध्यापक केवल क्लास में बैठ करके यही नहीं पढ़ाता, हर जगह आप इवन देखिए जहां पर एक्टर्स तैयार होते हैं, आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में, वहां भी अध्यापकों की जरूरत है। मास कम्युनिकेशन सेंटर है, वहां पर जरूरत है। तो कुल मिलाकर आप अनुवाद के क्षेत्र में, आप भाषा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं हिंदी भाषा और उससे जुड़े हुए विद्यार्थियों और छात्रों के लिए। उसी तरह अनुवाद के क्षेत्र में भी इन संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। देखिए, अनुवाद 2 प्रकार से होता है, एक शब्दानुवाद होता है, एक भावानुवाद होता है। शब्दानुवाद हम ट्रांसलेशन से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन भावानुवाद के लिए जब तक आपको उस भाषा की गहरी समझ नहीं है, जब तक उस भाव आपकी समझ में नहीं है, तब तक आप आसानी से भावानुवाद नहीं कर सकते। इसके लिए एक सक्षम अध्यापक की, सक्षम हिंदी भाषा की, हिंदी की और जो दूसरी भाषा है जिसमें आप उसका अनुवाद करते हैं, उसकी गहरी समझ नहीं है, तब तक वो तो अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रेषित नहीं कर सकते। उदाहरण ले लीजिए आप, ये पानी शब्द है, पानी सिंपली वाटर को कहते हैं। जो सामान्य शब्द अनुवाद आप करते हैं, मैं करता हूँ, वो शब्द अनुवाद पानी का क्या करते हैं, हम वाटर करते हैं, जो प्यास बुझाने का काम करता है। लेकिन उसी पानी को अगर दूसरी भाषा में आप है, पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब मोती के अर्थ में जो पानी का भावानुवाद किया जाएगा वो वाटर नहीं है, वो शाइनिंग है, चमक है उसकी। और आटे के रूप में वही पानी वाटर का वाटर है, लेकिन मनुष्य के अर्थ में मान, उसका इज्जत। तो इस तरह से जो अनुवाद है, चाहे वो सरकारी विभागों में हो, प्राइवेट विभागों में हो, निजी क्षेत्र में हो, न्यूज मीडिया, अब जो हम मीडिया की बात करें पत्रकारिता की, वहां भी अनुवादक की बड़ी जरूरत है। जब एक भाषा से दूसरी भाषा में हम जब अपने विचारों को, खबरों को, सूचनाओं को प्रेषित करना चाहते हैं, तो वहां भी हमें अनुवादकों की बहुत सारी जरूरत है। पब्लिशिंग हाउस में देखिए, आप जो बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस हैं, जो एक भाषा से दूसरी भाषा में पुस्तकों का अनुवाद कराते हैं, रूसी से हिंदी में, या हिंदी से रूसी में, हिंदी से जर्मनी में, जर्मनी से हिंदी में, फ्रेंच से हिंदी में, या अपने भारत में लगा लीजिए, हिंदी से तेलुगु में, हिंदी से मलयालम, मलयालम से हिंदी में। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आप सरकारी विभागों के अनुवादक के रूप में भी अर्जन कर सकते हैं, निजी चैनलों पर भी कर सकते हैं, निजी स्थानों में भी कर सकते हैं, प्रकाशन हाउसों में भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी अनुवाद एजेंसियां हैं जहां पर रह करके आप अपने रोजगार को तलाश सकते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से आप अनुवादक का काम कर सकते हैं, वहां भी आप बहुत सारे अपने रोजगार संभावनाएं, जो हम हर बार हमारी सरकार कह रही हैं कि हम केवल जॉब सीकर का बने, हमें जॉब क्रिएटर बनना है। और जब अगर हमें जॉब क्रिएटर बनना है, तो वहाँ अनुवाद के क्षेत्र में भी जॉब क्रिएटरों की अपार संभावनाएं हैं। तो आज जो नए अध्ययन अध्यापन की बात आ रही है, जिस कोर बेस्ड सिस्टम की बात आ रही है, CBCS सिस्टम की जो बात आ रही है, उसमें भी एक भाषा में साइंस विज्ञान पढ़ाया जाएगा हिंदी की, उसमें वहां भी अनुवादकों की मतलब बहुत आवश्यकताएं रहेंगी। तो मैं समझता हूँ कि
दुनिया सुनहरे भविष्य की ओर देखती है। हमें हमेशा अच्छे और अच्छे विचार, सकारात्मक सोच के साथ चलना है। हिंदी भाषा की भविष्य में सुनहरे भावनाएं, और इसके लिए अपने आप कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें संघर्ष करना होगा, प्रयत्न करना होगा, निरंतर इनोवेशन के साथ, नवाचार के साथ जुड़ते रहना होगा, समय की मांग को समझना होगा, आवश्यकता को समझना होगा, उसी की लर्निंग एजुकेशन को आगे बढ़ाना होगा। मैं समझता हूँ मेरी विचार बात आप तक पहुंची होगी। इसी के साथ मैं एक बार फिर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के का और हिंदी विभाग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही उन प्रतिभागियों का जिन्होंने मुझे सुना। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आपने बहुत ही कम शब्दों में और अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यान में बताया कि अनुवाद के माध्यम से भाषांतर कर हिंदी में जैसे रोजगार की तलाश की जा सकती है। अनुवाद का क्षेत्र वाकई में बहुत विस्तृत है। इससे हम नए साहित्य ही नहीं, पुरातन साहित्य, चाहे वो अपभ्रंश का ले लीजिए या प्राकृत का ले लीजिए, उसकी जानकारी भी हम कहीं न कहीं अब अनुवाद के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने बहुत ही कम शब्दों में हमें जो बहुत जानकारी दी है, उसके लिए सर आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। अब मैं मधु सिंगला को अपने कुछ शब्दों के लिए कि वो अपने कुछ बोलना चाहेंगे, तो उनको मैं आमंत्रित करती हूँ, मेरे सहपाठी। डॉक्टर संतोष जी सर। यदि प्रतिभागियों की कोई जिज्ञासाएं हो तो दोनों वक्ता हमारे साथ हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। थोड़ा 5 हाँ। मिनट के लिए इसको डिस्कशन में ले आइए, क्वेश्चन आंसर से। जी। यदि कोई भी प्रतिभागी अपना प्रश्न पूछना चाहता है तो वो प्रश्न कर सकता है हमारे अपने हैंड रेज दोनों कर दें। वक्ताओं से। जी। हाँ। मधु आप शुरू करिए, जब तक हम प्रतिभागियों को देखते हैं किसी का हैंड रेज हुआ है। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित अतिथियों को मेरा सादर नमस्कार, और प्राचार्य जी को एवं मेरे वरिष्ठ वक्ताओं को सभी को मेरा सादर अभिवादन। और अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं मधु सिंगला, मेरी थोड़ी सी सर आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि सर अनुवाद का क्षेत्र जिस प्रकार से विस्तृत और व्यापक हम सभी जानते हैं, तो सर इस अनुवाद के क्षेत्र में विदेशों में यदि मतलब रोजगार चाहें तो सर कैसे अवसर वहां पर प्राप्त हो सकते हैं? इसमें दो तरीके हैं। जी। एक तो हमारी भारत सरकार की दूतावासों के माध्यम से वहाँ पर शिक्षण की व्यवस्थाएं हैं। वहाँ के पुस्तकालयों के, संग्रहालयों के जो वहाँ जो सामग्री है जो हमारे यहाँ के लिए उपयोगी हो सकती है, हम उसका अनुवाद करके अपनी भाषा में वहां से हम ला सकते हैं। क्योंकि उसके लिए मैंने कहा था कि 2 भाषाओं में का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक वह भाषा जिसकी हम 2 भाषा होती है ना, मूल भाषा और स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। तो जब तक आप किसी स्रोत भाषा का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप लक्ष्य भाषा में उसका अनुवाद नहीं कर सकते। तो जब मान लीजिए आप जर्मनी गए और आप किसी जर्मनी की वहाँ की बड़ी प्रामाणिक रचना है, उसे आप चाहते हैं कि भारत के लोगों के लिए बड़ी उपयोगी हो सकती है, तो आप उसको अनुवाद करके भारत के लोगों के बीच तब ला पाएंगे जब आपको जर्मनी की भी गहरी समझ हो। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ से जो गीता और रामायण या दूसरे अन्य ग्रंथ जो अनुवाद होकर के दूसरे देशों में गए, तो वो ज्यादातर उनका माध्यम अंग्रेजी बना, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी के विद्वानों ने उसको समझा और समझ करके उसे यहाँ की पहले हिंदी को समझा और उस हिंदी के भाव को मैंने कहा था कि अनुवाद करते समय जितना हमें शब्द ज्ञान होना जरूरी है, उतना ही उस भाषा का भाव ज्ञान होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर भाव ज्ञान नहीं होगा तो कई बार अनुवादक अर्थ का अनर्थ कर देगा। कहना, जो मूल लेखक है वो कहना कुछ चाहेगा स्रोत भाषा के माध्यम से, और लक्ष्य भाषा में कहे आप कुछ जाएंगे। इसलिए चाहे कोई भी देश हो, आप देश की बात छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ भारत में ही आ जाइए। आप भारत में ही आप जब मलयालम में बात करते हैं, जब आप तेलुगु में बात करेंगे, जब आप कन्नड़ में बात करेंगे, जब आप डोगरी में बात करेंगे, तो आपके सामने समस्या अनुवाद की ही आएगी, क्योंकि आपको मलयालम नहीं आती, आपको हिंदी आती है। लेकिन जब हिंदी की बात मलयालम में कोई जैसे कम रामायण तमिल भाषा, अब उस कम रामायण को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कब समझ पाएंगे? तब समझ पाएंगे जब आपको तमिल आती हो, तब आप मुकाबला कर पाएंगे कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस में लिखा है और वो जो कम रामायण में लिखा है,
तमिल में, वो दोनों में कहाँ समानता है और कहाँ पर असमानता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और कुछ शब्द मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, आप दोनों के लिए ही मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, आप सुनिएगा। सभी विधाओं में सिद्ध हस्त, सभी विधाओं में सिद्ध हस्त, ज्ञान में है अतुलनीय पारंगत, आपके अनुभव ज्ञान को मान देते विद्वान, हिंदी समाज की आप हो आन बान शान, शब्दों की संप्रेषणीयता है तीर कमान, सहज सरल सौम्य वाणी से देते सम्मान, प्राचीन गुरु परंपरा से प्रेरित मातृभाषा की है शान, नमन 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 है आप ज्ञान उत्सव की शान। तो सर बहुत ही अच्छा लगा आप यहाँ पे आए और मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थी बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। और मैं फिर से ये मैडम किसी ने कोई विद्यार्थी की जिज्ञासा है, मैं समझती हूँ वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आयुष जी को अनम्यूट कर सकते हैं। जैसे हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखा है कि प्रारंभिक विद्यालय में मतलब 1 to 5 तक उसमें मातृभाषा में ही शिक्षा देना है, तो इसकी रूपरेखा क्या है? क्या ऐसा है कि मैथ भी तो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको भी भाषा में ही पढ़ना, जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको भी मातृभाषा में पढ़ना, ऐसा है क्या? नहीं। प्रश्न जिस प्रकार और भी विदेशों मतलब विदेश मतलब जो देश है विदेश मतलब दुनिया के और भी देश है, चीन है, इजराइल है, हमने सुना कि वहाँ पे अपने उनकी मातृभाषा में पढ़ाई होती है, जैसे इजराइल में हिंदी भाषा में होती है, चीन में चाइनीज में, तो उसी प्रकार हमारे भारत ये ऐसा जा रहा है क्या? ये प्रश्न है। ये इसका उत्तर अग्रवाल साहब आप देंगे, मुझे देना है? चलो मैं बात करता हूँ। देखिए एक्चुअली वो है क्या कि जो जिन देशों की आप बातें कर रहे हैं उसमें और भारत में विशाल संस्कृति में बहुत अंतर। हम अभी तक निश्चित ये नहीं कर पाए कि मातृभाषा का स्वरूप क्या होगा। हम कई बार मातृभाषा से जो अभिप्राय ले लेते हैं वो किसी एक भाषा विशेष से लेने की कोशिश करते हैं, जो पिछले कई दशकों से राजनीतिक विवाद का कारण रहा है। इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया वो ये है कि शिक्षा का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा होगी, लेकिन जो मैथ की भाषा है, गणित की भाषा है, वो तो गणित ही रहेगा। आप उसकी जो गणितीय जो संख्या है उसमें तो आप कोई हेरफेर नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो प्रस्तुतिकरण होगा, जो प्रेजेंटेशन होगा, वो उस भाषा में होगा जहां पर वो स्कूल स्थापित है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए तमिल का है या कोई स्कूल केरल का है या आंध्र प्रदेश का है, तो वहां पर जो समझाने की जो बात होगी, डिजिट्स तो इंटरनेशनल वही फिगर्स वही रहेंगी, लेकिन जब विद्यार्थियों को आके समझा जाएगा तो उन्हें समझाते समय कोशिश की जाएगी कि उन्हें उसकी समझ तेलुगु के माध्यम से दी जाए, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ हिंदी में दी जाए, जहाँ मलयालम भाषी वहाँ मलयालम में दी जाए। ये है इसका मतलब, ताकि लोगों के अंदर ये ना आए कि हमारी उपेक्षा की जा रही है या किसी क्षेत्र को वर्चस्व दिया जा रहा है, किसी क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है या जो सपना है उसको साकार करने के लिए इस मातृभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है कि हम भारतीय पहले हैं, सब कुछ बाद में है। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी हाँ, इसमें एक बात मैं जोड़ना थोड़ा चाह रहा हूँ आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भाषाओं को लेकर के जो केंद्र किया गया है वो इसलिए है कि ये पूरा साइंटिफिक है, पूरा रिसर्च हो चुका है, अनुसंधान हुआ है कि कोई भी प्राथमिक छोटा बच्चा जितना अपनी मातृभाषा में जल्दी सीखता है उतना दूसरी भाषा में कभी नहीं सीखता है। ये पूरा का पूरा अनुसंधान करके बताया गया है, ये रिसर्च है इसमें कि हम देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अगर हम बच्चे को कहते हैं कि ये नाक नहीं है, इसको नोज बोलो बच्चा, तो बच्चा बहुत प्रयास करके इसको नोज सीखता है, और हम घर में सब लोग नाक बोल रहे हैं तो वो नाक वैसे ही सीख जाता है बिना सिखाए। हम उसको नोज जबरदस्ती सिखाते हैं, बोले अपनी आईज खोल दो, वो आईज सीखता है, हम आंखों को आईज खुलवाते हैं, तो जो उसके दिमाग पर
अनावश्यक जोड़ पड़ता है और वो बजाय सीखने के नई नई चीजों के जाल में, भाषा के शब्दों में उलझता जाता है। तो इसलिए जो भी प्राथमिक शिक्षा हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, वो उसकी मदर टंग में हो, उसकी मातृभाषा में हो। दूसरी भाषाएं वो कितनी भी सीखे, अंग्रेजी सीख ले, हिंदी सीख ले, तमिल सीख ले, अपनी जो भी क्षेत्रीय भाषा वो सीख ले, लेकिन उसकी प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में हो, जो उसके क्षेत्र की है, जहां वो पल बढ़ रहा है। ये उसमें फोकस है और ये मेरे ख्याल से पूरा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है पूरा ये। और कोई किसी का प्रश्न है? और कोई बच्चा प्रश्न करना चाह रहा है? नहीं। सर कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाएं। हाँ, वाइंड अप कीजिए मैडम। हाँ जी सर। परम श्रद्धेय अग्रवाल महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी, मान और सम्मान के योग्य आज के वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु कुमार अग्रवाल जी, डॉक्टर केशव देव शर्मा जी, हमारे हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक निराला जी, मेरी कनिष्ठ साथी डॉक्टर संतोष बिश्नोई और मधु सिंगला, और भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से इस दूरस्थ तरंग के माध्यम से हमारे बीच जो जुड़े हैं शिक्षक वृंद और विद्यार्थी। हम आज एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति व हिंदी में रोजगार के अवसर विषय पर वैचारिक मंथन हेतु एकत्रित हुए हैं। वर्तमान संक्रमण काल में हम सभी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हमारी मन स्थिति संतुलित बने रहे और हम अकर्मण्य ना हो जाएं, इसके लिए इस तरह की दूरस्थ तरंग संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, जिन्हें हम वेबिनार कह रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के समापन में मैं धन्यवाद प्रक्रिया करने से पूर्व एक चीज और जोड़ना चाहूंगी सर अपनी तरफ से, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं, कि आपने जो रोजगार के अवसर बताए नई शिक्षा नीति में, अगर विद्यार्थी जो बेसिक शिक्षा है, जैसे मेरा तात्पर्य है एमए हिंदी या कोई दूसरी भाषा में जो हिंदी कर रहा है, मास्टर कर रहा है, उसके ऊपर पूर्ण दक्षता अगर वो हासिल कर लेता है और उसके बाद वो अनुवाद का, ट्रांसलेशन का, जर्नलिज्म का कोई भी कोर्स करता है, तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि ये हमारी जो शिक्षा है एमए हिंदी तक, यूजी, बीए और एमए तक, इसमें जब तक आप परिपक्व नहीं होंगे, अगर आप जनसंचार के माध्यम से बनना मीडिया में जाना चाहते हैं तो आपके उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए, अनुवाद में जाना चाहते हैं तो आपकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। जैसा कि डॉक्टर केशव देव शर्मा जी ने कहा कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो मैं विद्यार्थियों से यही कहूंगी कि हम जो क्लासेस इनकी ले रहे हैं ऑनलाइन, उनमें विशेष रूप से ये ध्यान दें और उनको सुने, क्योंकि इस संक्रमण काल में सारे शिक्षक वृंद मिलकर आपको जिस तरह से पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप उसमें परिपक्वता हासिल करें। एमए हिंदी पे जो कुंठा आती है बच्चों में कि हम एमए हिंदी करके क्या करेंगे, वो सब आप लोगों ने उनका समाधान किया। और मैं बस यही कहूंगी कि उनको अच्छे ढंग से पढ़ाई करके मेहनत करें, मेहनत से रोजगार के बहुत अवसर हैं। अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के जो संरक्षक हैं, हमारे महाविद्यालय प्राचार्य कर्मठ, जिनके मार्गदर्शन, आशीर्वाद, प्रेरणा के बिना हम ऐसा कोई वेबिनार आयोजित नहीं कर सकते हैं, उनको शत शत नमन करते हुए उनको हार्दिक हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे आज के जो प्रथम वक्ता हैं, जो प्रोफेसर विष्णु कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने नई शिक्षा नीति के बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां और जनसंचार के माध्यम में जो कुछ बताया, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर केशव देव शर्मा जी, जो एसडी कॉलेज पलवल से हैं, सर जब भी हम आपसे अनुनय विनय करते हैं, आप तुरंत हमारे निवेदन को स्वीकार करते हैं, अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय देकर लाभान्वित करते हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही विभागाध्यक्ष जिनके सहयोग से डॉक्टर अशोक निराला जी, मेरी कनिष्ठ सहयोगिका हैं डॉक्टर संतोष बिश्नोई और श्रीमती मधु सिंगला, और भारत के विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए
जो विभिन्न शिक्षक वृंद हैं और मेरे विद्यार्थी हैं, प्रिय विद्यार्थीगण, जिनके बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता, हम वैचारिक मंथन नहीं कर सकते हैं। और अंत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है हमारे तकनीकी टीम, मितेंद्र जी और विनीत नागपाल जी, और महाविद्यालय के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमें सहयोग इस कार्यशाला में, इस तरंग संगोष्ठी में, जो प्राचार्य जी ने हमें एक नया नाम दिया है दूरस्थ तरंग संगोष्ठी के लिए, मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आशा है इसमें हमारे विद्यार्थी बहुत लाभान्वित हुए होंगे और प्रतिभागी, और आगे भी हम इस तरह के आयोजन कर पाए हैं, ऐसी मैं परम प्रभु से कामना करती हूँ। और आप सभी के स्वस्थ भविष्य के लिए जो प्रतिभागी हैं और जो हमारे अतिथि हैं, सभी को मेरा वंदन, नमन, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आपका। जी, फीडबैक फॉर्म लिंक में दे दिया गया है चैट बॉक्स में, तो सभी लोग फीडबैक जरूर भरें 10 मिनट के अंदर। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू।